हो'ओपोनोपोनो क्या है? हो'ओपोनोपोनो में ये बार्टर सिस्टम है। आप दूसरों के दुख को रिलीज करवा भी सकते हैं और साथ के साथ आप रिलेशंस को लेकर के, स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, आपके करियर को लेकर के, आपके बॉडी को लेकर के, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आपकी वजह से हो रहा है, कि आपके एंसेस्टर्स की वजह से हो रहा है, कि आपके पेरेंटल साइड्स की वजह से हो रहा है, कि आपकी माँ के गर्भ में आपकी माँ ने क्या सोचा था जिसकी वजह से वो आपके अंदर आ चुका है। एक ही टाइम पे हम लोग कई चीज़ों के साथ उलझे हुए होते हैं, तो क्या आप ये कह रही हैं कि इन 40 डेज में उन सभी का सल्यूशन और उन्हीं सब चीज़ों से आप हील हो जाएंगी और अवेयर हो जाएंगी? बिल्कुल। चाहे कोई भी सिचुएशन, यस, कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी भी साल की पुरानी हो, कितने भी पास्ट ट्रॉमास हो, चाहे मेरे पास्ट जन्म के भी हो, ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ कोई साथ नहीं देता, कोई एक इंसान ऐसा होता है जो आपकी लाइफ में उस प्रॉब्लम से आपको निकाल देता है। मैं दूसरों के बारे में एग्जांपल्स दूं तो वो लगेगा कि शायद मैं क्रिएट कर रही हूँ। मेरे साथ कल ही ऐसा हुआ कि आप किसी को ज्ञान दे रहे हो, आप किसी को समझा रहे हो, तो हम लोग बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि हाँ फॉरगिव कर दो, और ये फॉरगिव करना उसको नहीं, आपको खुद सुकून देता है। यह हमें सबको समझ में आता है। बट वही बात आ जाती है ना कि जब आपकी फैमिली के साथ किसी ने कुछ बुरा किया होता है, या आपके साथ किसी ने कुछ किया होता है, या आपके करियर को किसी ने बर्बाद करने की कोशिश की, तो वहाँ पे आपकी फॉरगिव नहीं चल पाती। हम हिम्मत नहीं कर पाते कि उसको हम कैसे माफ़ कर दें। अगर आप इमोशंस की बात कर रही हैं तो वो रह गया है, इमोशन रह गया कॉन्शियसली, क्योंकि मुझे किसी ने बोला है आप ये प्रेयर करो। कि रिलेशनशिप में भी कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी ने डांट दिया या किसी ने बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात कर दी, तो भी वो उसको एंग्जाइटी होने लगती है। ऐसे में भी क्या, जब पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, तो ऐसे में भी क्या हो'ओपोनोपोनो ये प्रेयर काम आती है? बहुत ज़्यादा। मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छी, आप बताइए। बहुत बहुत अच्छी हो। और आज का हमारा टॉपिक है वो हो'ओपोनोपोनो है। जो पहले की हमारी वीडियोस गई थी, बहुत सारे लोगों ने उसमें अपने सवाल भेजे, प्यार तो भेजा ही भेजा है, बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजे हैं। मुझे ऐसा लगा कि उनके सवाल लोगों के सामने आने चाहिए और उनके जवाब उनको मिलने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस आज नहीं जुड़ी है। बहुत सारे लोग हो'ओपोनोपोनो के बारे में जानते भी नहीं हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये पॉडकास्ट एक पूरा कंप्लीट पॉडकास्ट हो, जिसमें जो नए लोग जुड़े हैं उनको भी ये पता चले कि प्रेयर क्या होती है। इसके साथ ही साथ जिन लोगों ने सवाल भेजे हैं उनके जवाब उनको मिल जाए, और जो भी इस सवाल से कनेक्ट अपने आप को फील करते होंगे उनको भी वो आंसर्स मिल जाए। तो आज मैं हो'ओपोनोपोनो के साथ आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस दूंगी जो लोगों ने भेजी है। क्योंकि क्या होता है ना, लोगों को हो'ओपोनोपोनो समझ में तो आ गया है, लेकिन वो है ना ये इस बात के लिए कंफ्यूज होते हैं कि इस सिचुएशन में मुझे क्या बोलना चाहिए, या वो क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं वो इमोशंस आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे, और जब तक वो आप इमोशंस नहीं लाएंगे तब तक वो सामने वाले तक नहीं जा पाएगी बात जो हम पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर सिचुएशन के हिसाब से हमें क्या बोलना चाहिए, एग्जैक्टली वर्ड्स क्या होने चाहिए, वो हम लोग इसमें आज डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने हो'ओपोनोपोनो हमारी वीडियो को देख करके कुछ भी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जो भी कमेंट करते हैं या जो भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उनसे बहुत सारे लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है और उनको भी हेल्प हो पाती है। तो मैं बिल्कुल कहूँगी प्लीज़ आप ये मत सोचिएगा कि कौन इतना बड़ा बैठ करके कमेंट लिखेगा। प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाती है। तो मैम सवाल पर आते हैं वापस, हो'ओपोनोपोनो क्या है? हो'ओपोनोपोनो एक प्रार्थना है। ये बहुत ही फेमस प्रार्थना हो गई है आज की डेट में, और हिंदुस्तानियों में भी हो'ओपोनोपोनो बहुत प्रचलित हो गई है। इसलिए हो गई है क्योंकि इससे उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव उन्होंने महसूस किए हैं। और जब कभी बहुत आसानी से कोई चीज़ आपको मिल जाती है तो आप हतबद हो जाते हैं कि अरे इतनी बड़ी समस्या थी, इतने छोटे से प्रार्थना से ही हील हो गई। ये छोटी सी प्रार्थना जितनी, कहते हैं ना, जितना छोटा आप इस प्रार्थना को समझ रहे हैं उसका जो इफ़ेक्ट आता है वो बहुत बड़े बड़े समस्याओं को बिल्कुल लघु कर देता है। छोटा सा कर देता है। ओरिजिनेशन इसकी हवाईन में हुई थी। वहाँ इस प्रार्थना को एक मीडिएशन सेंटर की तरह यूज़ किया जाता था कि दो पार्टियों में लड़ाई हुई है
आप दोनों बैठें और आज के डेट में जैसे हम कोर्ट कचहरी में मीडिएशन में जाते हैं तो दोनों पार्टीज को बोला जाता है आप अपने ग्रीवियंसेस बोलें, आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप लोग एक दूसरे के सामने बताएं। फिर मिडिल लॉयर जो होता है वो निष्पक्ष दोनों से कहता है कि अब आप बताइए कहाँ बीच में आप दोनों एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो इसका यूज उन्होंने वैसे किया था, लेकिन कॉम्प्रोमाइज वर्ड इज वेरी डिप्लीटिंग वर्ड। होपोनोपोनो को जब प्रैक्टिकली डॉक्टर ह्यूलन ने एक्सपेरिमेंट किया अपने लाइफ में, अपने करियर में, और एक सेरोगेट होपोनोपोनो के थ्रू उन्होंने एक पूरा असाइलम को, जहाँ पागल खाने में लोग थे जेल में, उन्होंने हील कर दिया। तो ये खबर पूरे न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रिंट हो गई। जब वहाँ से ये चीज़ सीक्रेट बुक के थ्रू पब्लिश हुई, लोगों ने इसके बारे में एक्सपीरियंस किया, एक्सपेरिमेंट किया, तब होपोनोपोनो आज की डेट में हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, लेकिन हमारे सेल्फ ईगो की वजह से हम उसे बोल नहीं पाते हैं। जिसके 4 फ्रेजेस हैं, आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, थैंक यू एंड आई लव यू। हम बहुत ज़्यादा लव का प्रयोग करते हैं, आई लव यू, मगर मुझे प्यार नहीं मिला सो यू लव मी। तो प्यार से दिल टूटा हुआ इंसान सॉरी नहीं बोलना चाहता है, उसे ऐसा लगता है दूसरे ने मेरे साथ बहुत बुरा किया तो मैं कैसे बोलूं, मैं सॉरी कैसे बोलूं। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया तो आप उसे माफ़ करना नहीं चाहते हैं, आप माफ़ी मांगना नहीं चाहते हैं। थैंक यू शब्द तो हम एक औपचारिकता वश कहने लग गए हैं। किसी ने आपको कुछ दिया, आपके मुंह से धन्यवाद निकल गया, लेकिन आप धन्यवाद तभी देते हैं जब आपके सामने किसी ने आपको कोई वस्तु दी। somebody has gifted something to you, आप उसके बेस पर आपने रिटर्न में थैंक यू बोल दिया है। लेकिन ये बहुत ही सटल शब्द है कि आज मैं और आप दोनों बैठे हैं, आप अपने 2 प्यारी आंखों से मुझे देख पा रही हैं और मैं अपने मुंह से जो बोल पा रही हूँ वो पूरी जनता सुन पा रही है। लेकिन आपके पास ये आंखें और मेरे पास ये मुंह, ये दोनों चीज़ें हम दोनों के पास हमारे माता पिता ने दी है, हमारे माता पिता को उनके माता पिता ने दी है। अगर ये सिलसिला पीछे तक देखा जाए तो हम सबको ये आकृति, ये जो हमारा साकार रूप है, ये परम पिता परमेश्वर ने दिया है। तो क्या हम रोज़ उठकर अपनी आँखों के लिए, अपनी सांसों के लिए, अपने शरीर के लिए, क्या उन्हें रोज़ सुबह उठ करके थैंक यू बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। होपोनोपोनो आपको जागृत करता है, आपको अवेयरनेस की तरफ ले जाता है, कॉन्शियस बनाता है कि आपके पास जो चीज़ें हैं, अगर आप उन चीज़ों के लिए धन्यवाद दो तो जो चीज़ें आपको और चाहिए वो भी आपके पास आने लगेगी। तो होपोनोपोनो की प्रैक्टिस के थ्रू बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। हम इमोशंस की बात जैसे अभी आपने की, बहुत अच्छी बात आपने की। आपका पूरा शरीर 99% इमोशंस ही है, 1% कॉन्शियसनेस है। हम उसी 1% कॉन्शियसनेस को 100% कॉन्शियसनेस कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम होपोनोपोनो को प्रॉपर तरीके से करें, बोलें। तो होपोनोपोनो क्या है? ये एक प्रार्थना है, बहुत ही सरल और बहुत ही प्यारी प्रार्थना और बहुत इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव। मैंने जब आपके साथ होपोनोपोनो का पहले और 2 एपिसोड जब किए थे, तो जिसमें मैं पहले एपिसोड में रोई भी थी, तो वो लिटरली पता है उसके बाद से मैं काफ़ी टाइम उस टाइम तो मैं उस चीज़ के बारे में जानी थी। फिर मैंने वो प्रेयर को शुरू किया और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। एंड यू कैन बिलीव कि मेरी लाइफ में से चीज़ें इतनी, कुछ तो थी सॉर्टेड, लेकिन वो होता ना एक कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाते हो, तो इतनी क्लैरिटी मिलनी शुरू हो गई। और बहुत सारे लोगों ने अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट्स में शेयर किया था। और जैसे मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में कि बहुत सारे लोगों ने सवाल भी भेजे, तो उसी ही वीडियो से मैंने कई सवाल अपने पास लिखे हैं जिनके साथ जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल हर किसी के लिए है। वो बहुत नाइव पॉडकास्ट था, मतलब वो पहला पॉडकास्ट था जब मेरी आंखें खुली और आप रो रही थी, तो इनफैक्ट मुझे भी रोना आ गया था। एंड जब उस एपिसोड को मैंने देखा तो मैं दोबारा रोई हूँ। अच्छा। मतलब थी कोई बात उस पॉडकास्ट में जो कि
मुझे भी बहुत टच कर गई। और होपोनोपोनो में ये खासियत है, पहले आप माफ़ी मांगते हो, फिर आप माफ़ करते हो, तो जो चीज़ें, जो रुकावटें आपकी लाइफ में थी, जो दुख आपकी लाइफ में था, जब आपने उसे रिलीज़ किया, होपोनोपोनो में ये बार्टर सिस्टम है। आप दूसरों के दुख को रिलीज़ करवा भी सकते हैं और साथ के साथ आपके दुख भी रिलीज़ हो जाते हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्रेयर। तभी इसमें पहले बोलते हैं ना, आई एम सॉरी, मतलब मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। तो जब मैं आपके साथ वो मेडिटेशन कर रही हूँ या मैं किसी को भी बोलती हूँ होपोनोपोनो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, तो जब मैं ये किसी को भी बोलती हूँ आई एम सॉरी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत छोटा बनना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना, माफ़ी मांगने से वो हमें ये तो नहीं समझेगा कि हम झुक गए हैं, हाँ, फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, हम उसके सामने छोटा महसूस करेंगे, वो अपने आप को और ताकतवर महसूस करने लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब हम किसी से भी माफ़ी मांगते हैं तो एक्चुअली हम इसलिए माफ़ी मांगते हैं कि वो दर्द जो उसने दिया है वो इतना भारी पड़ रहा है हमें लाद कर ले जाने के लिए कि हम उसे कहते हैं, भैया मैं तुझे माफ़ करती हूँ, ये जो तूने दर्द दिया ये अपने पास रख, मैं के नहीं जा सकती। तो ये सेल्फ लव है। किसी से माफी मांगना इज द फर्स्ट एक्शन ऑफ सेल्फ लव। अगर आप अपने आप को प्यार करते हैं, अगर आप अपने आप को प्यार करते हैं तो किसी के दिए हुए दर्द को अपने साथ एक कदम भी आगे मत ले जाइए। जिसने जो दर्द दिया, इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझिएगा। किसी ने दर्द दिया तो जरूरी नहीं है कि आप उसे दर्द दें, उसके दिए हुए दर्द को मत ले जाइए। पलट कर दर्द देना इज बदला। लेकिन अगर आप उस दर्द को रिफ्यूज कर देते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता हूं कि ये दर्द मैं ले करके अब आगे बढ़ूं, दैट इज नॉट बदला, दैट इज सेल्फ लव। ओके, इसे एक सिचुएशन से हम लोग समझ सकते हैं। मैं आपको एक, इसी से जो आपने सेल्फ लव की बात की है कि दर्द नहीं, रिवेंज नहीं लेना चाहिए। जैसे कोई लड़की है, ठीक है, उसकी शादी हो गई है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, चलो हस्बैंड से ठीक ठाक बात हो रही है, बात आती है इन लॉज के साथ। अब उनके इन लॉज, क्योंकि कोई भी लड़की जब जाती है वो उन लोगों से तो इतना परिचित नहीं होती है, अपने हस्बैंड को ही जानती है। अब वहाँ जाती है, समझती है लोगों के पैटर्न्स को, लोगों के बिहेवियर को समझने की कोशिश करती है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है, क्योंकि जो इन लॉज होते हैं शादी करके लेके तो आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक्सेप्ट नहीं करते एकदम कि कोई नया बंदा हमारी लाइफ में हमारे मेंबर की तरह जुड़ चुका है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाए। तो इसमें दो सिचुएशन ऐसी आती है कि एक है लड़की के हिसाब से और एक है इन लॉज के हिसाब से। अब इसमें लड़की ये देख रही है कि भाई इन लॉज मुझे कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, मुझे ताना मारते हैं, ठीक है, मेरी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, मेरी डिसीजंस की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मुझे हर जगह हर किसी के सामने ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन एक लड़की की तरफ से है। वहीं इन लॉज की तरफ से टाइम से सुबह से नहीं उठती है, या फिर हमारा ध्यान नहीं रखती है, मेरे बेटे को ठीक से नहीं देख रही। ये दोनों सिचुएशन सबकी अलग अलग है। अब ऐसे टाइम पे इन लॉज क्या करें अपनी बहू के लिए, और बहू क्या करे अपने इन लॉज के लिए, कि दोनों का जो होपोनोपोनो प्रेयर, क्या इसमें ये काम आ सकती है? क्या ये प्रेयर इन दोनों के बॉन्ड को ठीक कर सकती है? हम प्रॉब्लम को बहुत छोटे नज़र से देख रहे हैं। आप अभी सिर्फ इन लॉज देख रही हैं, वाइफ देख रही हैं, लेकिन अगर हम इसे डिटेल में देखते हैं, ध्यान से समझते हैं, तो जो हस्बैंड होते हैं या जो इन लॉज होते हैं वो सारे कार्मिक रिलेशंस होते हैं। आपने जितने भी रिश्तों को इस जन्म में बुलाया है, चाहे वो माता पिता हों, सिबलिंग्स हों, हस्बैंड हों, इन लॉज हों, जितने भी रिश्तों को आपने अपने पास बुलाया है, 100% आपके कुछ न कुछ ड्यूज डेट्स रहे होंगे जो क्लियर करने के लिए आपने उनको ये रोल दे दिया है अपनी लाइफ में। तो अगर आपको कभी भी आपके किसी भी रिश्तेदार ने ट्रिगर किया, ट्रिगर का मतलब है कोई दुख दिया, और बार बार आपको किसी एक पॉइंट को लेकर के कष्ट हो रहा है, कोई आपको डिफेम कर रहा है, कोई आपकी शिकायत कर लगा रहा है आपके पति के सामने, कहीं कोई माता पिता हैं आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप बार बार गुहार कर रही हैं कि देखिए मेरे हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनते हैं, वो बहुत अपनी माँ के अनुसार ही चलते हैं, मम्माज बॉय बन के रहते हैं, और उधर फादर आपके कहते हैं कि तुम्हारी तो आदत हो गई है हमेशा कंप्लेन करने की, तो मदर फादर भी नहीं सुन रहे हैं, आपकी सिस्टर है वो अगर आपकी बात नहीं समझ रही हैं,
पॉइंट गेन करने के लिए वो भी आपकी शिकायत लगा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में आप होपोनोपोनो कैसे यूज कर सकती हैं? सबसे पहले तो कॉन्शियस होते चले जाइए कि जितने लोग आपके पास हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए कि ये मैंने क्रिएट किया है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो तो 90% प्रॉब्लम आपकी वहीं सॉल्व हो जाती है। लेकिन उल्टा क्या होता है, जैसे ही हमारे साथ प्रॉब्लम आती है हम सबसे पहले कहने लग जाते थे गलती की, मैंने तुमसे प्यार किया, गलती कर दी, मैंने तुमसे शादी कर दी, मैंने तो पहले ही कहा था मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी। अपने फादर मदर को कहने लग जाता है मुझे इनके साथ नहीं रहना है, आपने गलत घर में मेरा ब्याह कर दिया। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए बिना दूसरों के ऊपर अपने जो भी आपके साथ हो रहा है, इफ यू आर पॉइंटिंग द फिंगर्स ऑन द अदर्स, दूसरों की तरफ आप उंगली उठा रही होती हैं, आप स्केपिस्ट बन जाती हैं, आप भाग जाती हैं, आप डिवोर्स ले लेती हैं, आप अलग रहने लगती हैं, आप थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो जाती हैं। आपको क्या लगता है आपके कर्मास आपके पीछा छोड़ देंगे? अगर पास्ट लाइफ था तो फ्यूचर लाइफ भी होगा। जब तक आपने सॉर्ट आउट नहीं किया है, वो जो भी आपके साथ इंसिडेंट रहे होंगे वो दोबारा से आपके पास आएंगे। लेकिन आजकल के लोग सब कुछ बहुत फटाफट चाहते हैं, तुरंत सब कुछ हो जाए, मैं इस सिचुएशन से बाहर हट जाऊं। आप बाहर भाग सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भाग एंड दौड़? अगर आपके पीछे एक पागल कुत्ते को लगा दिया जाए तो आप क्या कर रहे हैं? आप उससे भाग रहे हैं, दूर जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना हो और 10 लोग साथ में चल रहे हैं तो उनको भागना नहीं, दौड़ना कहते हैं। अगर किसी गोल तक जाना है तो आपको दौड़ना होगा, और किसी सिचुएशन से आपको अलग हटना है तो आपको भागना होगा। लेकिन अगर आप इस भाग दौड़, कहते हैं ना भाग दौड़ की जिंदगी, व्हाट डू यू मीन बाय भाग दौड़? कभी तो आप किसी सिचुएशन से भागते हैं, कभी आप किसी सिचुएशन को अचीव करने के लिए आगे की तरफ जाते हैं। होपोनोपोनो इज नेवर अबाउट वन लड़ाई। होपोनोपोनो इज अबाउट योर लाइफ। ये आपकी जिंदगी की कहानी है। तो सास ससुर पति ननद देवर ये तो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, कहानी तो आपकी है। आपको अपनी कहानी पर ध्यान देना है कि ये मेरे साथ इस तरीके से कर रहा है, इसके वजह से मुझे अपने में क्या बदलाव लाना है। उस बदलाव को लाने में मेहनत भी पड़ सकती है, या हो सकता है अगर कोई बहुत बड़े कर्म हैं जो आपके साथ उनके लिंक्ड हैं तो आपको उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए अपने कॉर्ड्स को डिसॉल्व भी करना होता है। आप अपनी कहानी के रचयिता खुद हैं। कहते हैं कि आकाशिक, हम लोग जाते हैं ना आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करने के लिए। आकाशिक होता क्या है? आकाश में मौजूद आपके जिंदगी की कहानी, आपकी जिंदगी की कहानी। आपकी आत्मा जब इस धरती पर उतरी थी, चाहे वो 1400 हजार साल पहले रही हो, जितने भी हजार साल पहले आप इस धरती पर आए थे, तब से लेकर जब तक आपकी आत्मा वापस से परमपिता परमेश्वर की रोशनी में लीन ना हो जाए, तब तक की कहानी तो पहले लिख दी गई है आकाशिक में। अब वो कहानी बदलती रहती है। कैसे बदलती रहती है? हमारे कर्मों के आधार पर। जिस बॉडी में हम लोग अलग अलग कर्मा करते हैं वो सारा रिकॉर्ड जाता है। तो जब हम लोग बोलते हैं ना कि हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में देखे थे कि ये हमारे पिछले जन्म में इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया था और आज ये हमारे पति बन गए, अब मुझे उन पर प्यार नहीं आ रहा है, मुझे नफरत हो जाती है। मैंने पूर्व जन्मों में देखा था मेरे भाई ने दुश्मन बनकर मेरे सारे बिजनेस के पैसे ले लिए थे, लेकिन इस जन्म में वो मेरा भाई नहीं मेरा पार्टनर बनकर आया है और बिजनेस में फिर से हेरा फेरी हो रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, बिजनेस में लॉस पे लॉस हो रहा है। जब आप किसी मुश्किल से गुजरते हैं, टकराते हैं, तो आप ढूंढते हैं उस समस्या का समाधान। जब आप समस्या का समाधान ढूंढने जाते हैं तो दो चीजें आप करते हैं, या तो आप समस्या की गहराइयों तक जाते हैं या आप समस्या से भागने के उपाय ढूंढ रहे होते हैं। भागने के उपाय में आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, ये पत्ते जलाओ, वो करो, ये करो, इससे भाग रहे हो आप, क्योंकि बेस तो आपका, रूट तो आपका है, लेकिन आप ऊपर के पत्तों में थोड़े रंग भर रहे हो, लाल पीले हरे नीले, ताकि थोड़े दिन तक तो वो बहुत ही
प्यारे दिखें, सुंदर दिखें, लेकिन इवेंचुअली आपका जो जड़ है वो तो खराब होता जा रहा है, डिके होता जा रहा है, वो पौधा गिर जाएगा, वो पेड़ गिर जाएगा। तो हीलिंग का अर्थ ऊपर तरीके से सजावट नहीं होती है। आज आपके हस्बैंड के साथ आप बड़े प्यार से, डरा करके, धमका करके, किसी भी तरीके से अपने हस्बैंड को मना लोगे, लेकिन रूट कॉज अभी भी ठीक नहीं हुआ है। रूट कॉज क्या है? अगर आपके इन लॉज से आपकी नहीं बन रही है, आपके हस्बैंड से आपकी नहीं बन रही है, तो सबसे पहले जानने की कोशिश कीजिए कि क्या वजह है कि नहीं बन रही है। वजह जानने के बाद अपने आप को पहले हील करना शुरू कीजिए कि मुझे ये चीज़ें क्यों बुरी लग रही हैं। अगर उन्होंने मुझे ये चीज़ बोल दी कि भाई तुम सुबह नहीं उठ रही हो, तो अगर आप नहीं उठ पा रही हैं तो इस बात के लिए भी आप आराम से, सहज भाव से, या तो अपने हस्बैंड को या इन लॉज को समझा सकती हैं कि भाई मैं थोड़ा रात तक ऑफिस में काम करती हूँ, मैं थक जाती हूँ। बजाय कि घर में कलह हो, लड़ाई झगड़े हो, हम आपको इसके लिए जाकर अपने इन लॉज के सामने खड़े होकर के आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, थैंक यू एंड आई लव यू, ऐसे नहीं बोलना है। ऐसे बोलने से वो समझ नहीं पाएंगे। बिल्कुल। होपोनो इज अ स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट मेरा एक 40 डेज होपोनोपोनो की वर्कशॉप है, जिसमें 40 दिनों के लिए, जैसे आपने आज एक सिचुएशन बताई, वैसे असंख्य सिचुएशंस होती हैं, और मैंने उनके 40 दिनों में उन सिचुएशंस को डिवाइड किया है, और उन सिचुएशंस को हम पहले तो स्टडी करते हैं कि ये सिचुएशन आई कहाँ से है। क्या माँ के गर्भ से आई है? तो वूम्ब हीलिंग। अच्छा, ऐसा भी होता है? जी। ओके। आपके साथ जो कुछ भी आज हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है? क्या वो माँ के गर्भ से आ रहा है? क्या ऐसा है कि 7 पीढ़ियों के जो फेमिनिस्ट एनर्जी आपके परिवार में रही होगी, आप, आपकी माताजी, आपकी माताजी की माताजी, मतलब जनरेशनल, हाँ, उनके अगर किसी भी अनहील्ड इमोशंस रहे होंगे, लेकिन आपके साथ ये अवेयरनेस आपको आने लग गई है कि आप इस पॉडकास्ट तक पहुंच गई, आप होपोनोपोनो का शब्द सुनने लग गई, तो डेफिनेटली समझ जाइए कि आप उस जनरेशन्स में जो पूरे लेने जा रही हैं, आपको चुना गया है कि आप सशक्त हो जाइए, ताकि आपकी शक्ति के द्वारा आप उन पीढ़ी दर पीढ़ी जो पीड़ित प्रेत हैं, आत्माएं हैं, उन सारी आत्माओं को आप रिलीज कर सकें। तो यू हैव बीन सिलेक्टेड बिकॉज यू आर अ पावरफुल सोल। और वो सारी जितनी भी आत्माएं हैं जिनके अंदर अनहील्ड इमोशंस रहे होंगे, हो सकता है उनको सप्रेशन का सामना करना पड़ गया हो। कई बार मेरे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जो माँ होती हैं, वो बच्चों के लिए बहुत कुछ करती हैं, लेकिन बच्चे बड़े होने के बाद अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करते, माँ से गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनकी बेटियां हैं वो भी अपनी माँ की बिल्कुल केयर नहीं करती हैं। बेटे हैं वो लत में पड़ जाते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं। हस्बैंड हैं वो भी मारपीट करते हैं। ऐसे सिचुएशन में एक औरत क्या करे? वो बिल्कुल हताश हो जाती है। लेकिन हम जब उनका होपोनोपोनो उनको सिखा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम ना ऊपरी सतह पे उनको सिर्फ मलहम लगा रहे हैं, घाव कहीं नीचे है। तो जब मुझे ऐसे केसेस मेरे सामने आए तब मैंने समझा कि हम सिर्फ होपोनोपोनो सिखाएंगे तो शायद कुछ खास असर नहीं होगा। तो मैंने ये 40 दिन का ये कोर्स इसलिए निकाला क्योंकि इसमें हम बहुत डीप वुंड्स पे जाते हैं कि क्या ये जो कुछ भी आज आपके साथ हो रहा है, क्या आपकी मदर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था? क्या आपकी मदर के रिलेशंस में जितने लोग भी थे उनके साथ में कोई ऐसी दुर्घटना घटी थी जिसका असर आपकी लाइफ पे भी पड़ रहा है? क्योंकि डीएनए का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप अपनी मम्मी के व्यवहार को, उनके तकलीफ़ों को अपने अंदर ले आते हैं। मम्मी की मदर और मदर के ब्रदर्स के बच्चे, सारे आप ना ट्रिलियंस एंड असंख्य कॉर्ड्स से जुड़ी हुई हैं। आज आप यहाँ बैठी हैं लेकिन आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस, आपकी मदर की मदर, आपकी मौसी, आपके मामा, ऐसे
तो सिर्फ ये मदर की तरफ से होगा, साइड से होगा, फादर साइड से नहीं होगा ऐसा? नहीं, ये मदर एंड फादर दोनों के साइड से होता है। लेकिन हाँ, ज्यादातर मदर के साइड से होता है, क्योंकि मदर के वूम्ब में, अब ये आप ये नहीं कि हम जेंडर बायस्ड हो रहे हैं, आदमियों के अंदर भी जो हैबिट्स आती हैं, बहुत सारी हैबिट्स फादर की वजह से भी आती हैं, बहुत सारी हैबिट्स मदर की तरफ से भी आती हैं। तो इसे ही हम इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा बोलते हैं। तो होपोनोपोनो के थ्रू आप वूम्ब हीलिंग कर सकते हैं, इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा हीलिंग कर सकते हैं। आप आकाशिक रिकॉर्ड्स पे जा करके अमेंडमेंट्स, यानी आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर जा करके उसमें फेर बदल कर सकते हैं। इसमें आप बहुत सारे आपके रूट कॉज, जैसे पेरेंटल वूम हो गए, फादर्स वूंड हो गए। हम कहते हैं ना कि अगर माँ बाप के बीच में अक्सर बच्चे लड़ाइयाँ देख रहे होते हैं घर में, अगर उनको ऐसा लगता है कि अनअवेलेबल फादर रहे होंगे, पापा ने अपनी वाइफ को ही टाइम नहीं दिया होगा, तो बच्चों को टाइम देने, बच्चों को टाइम को तो छोड़ दीजिए, आपने देखा होगा अगर फादर मदर के रिलेशनशिप में अनअवेलेबिलिटी रही होगी, तो ऐसी बच्चियां अक्सर ऐसे ही रिलेशंस को अट्रैक्ट करती हैं जो आपको इमोशनल वेटेज ना दें, वर्थ ना दें। वो बेचारी अपना सब कुछ देने को तैयार होती हैं, लेकिन सामने वाला उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करता है। सेल्फ वर्थ का इशू सामने आकर खड़ा हो जाता है। और कई बार आपने देखा होगा कि कहीं कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के सामने अपने आप को हमेशा प्रूव करने में ही लगा रह जाता है, और वाइफ हमेशा सेटिस्फाइड ही नहीं रहती हैं, वो हमेशा कंपेयर करती रहती है, मेरा भाई ऐसा करता था, देखो वो तुम्हारा बड़ा भाई कैसा करता है, देखो वो पड़ोसी कैसे करते हैं, देखो तुम्हारा दोस्त। तो वो बेचारा अपने आप को वैलिडेट करवाने में ही अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है। ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं वो जीवन भर कुछ कर ही नहीं पाते हैं। मतलब हम लोग जो ये एक टर्म यूज करते हैं यार, ये तो नॉर्मल है कि एक लड़की एक लड़के से अपने पार्टनर से इतना तो एक्सपेक्ट करेगी, एक्चुअल में ये नॉर्मल नहीं होता। ये कहीं ना कहीं उस लड़की की अपब्रिंगिंग पे डिपेंड होता है, या फिर उसकी जनरेशनल जो आप कह रहे हो, कहीं ना कहीं वहां से भी वो ट्रॉमाज या वो बिहेवियर हम लोग एडेप्ट करते हैं। इस कहीं ना कहीं नहीं, 100% वहीं से आता है। आप नहीं हैं, आप एक एनर्जी फॉर्मेट हैं। और जब हम ये जानते हैं कि आप एक एनर्जी फॉर्मेट है और एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जी आपकी तो क्रिएट कर दी गई है ना। आपकी एनर्जी आपके पेरेंट्स ने क्रिएट की है। अब एनर्जी को क्रिएट कर दिया, वो डिस्ट्रॉय तो कर नहीं पाए। अब उस क्रिएटेड एनर्जी में कितने प्रकार के पॉजिटिव और कितने प्रकार के नेगेटिव एनर्जी, सारे मिक्सचर बना करके एक आप बैठी हैं। अब आपके साथ जो भी चीजें हो रही हैं, एनीथिंग, रिलेशंस को लेकर के, स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, आपके करियर को लेकर के, आपके बॉडी को लेकर के, आपके माइंड सेट को लेकर, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आपकी वजह से हो रहा है, कि आपके एंसेस्टर्स की वजह से हो रहा है, कि आपके पेरेंटल साइड्स की वजह से हो रहा है, कि आपकी माँ के गर्भ में आपकी माँ ने क्या सोचा था जिसकी वजह से वो आपके अंदर आ चुका है। तो ये सारी चीज़ों को बहुत डीपली स्टडी करना पड़ता है, एक दिन में नहीं हो सकती है ये सारी चीज़ें चेंज। तो 40 डेज का जो वर्कशॉप हमने बनाया है वो एक, मैं ये कह सकती हूँ, ये बहुत ही ब्लेस्ड एक वर्कशॉप बनाया है मैंने, जिसमें कई बार मेरे कई क्लाइंट्स ये बातें कह चुके हैं कि मैम मैं 5th डे पर पहुँच गई हूँ, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं 5th डे बार बार करूँ। ओके। वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी भूख जितनी होगी, आपकी प्यास जितनी होगी, अगर आपकी भूख 2 रोटी की है और मैं आपको हाफ रोटी दूंगी तो आप भूखे रह जाओगे। फिर आप मुझसे बोलोगे ना मैम आप 1 रोटी और दे दीजिए, फिर आपकी भूख खत्म नहीं होगी, अपना आधी और दे दीजिए। यही सेम एनर्जीज के साथ है। आप की भूख, आपके शरीर की, आपके एनर्जी की, आपके स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग की, ग्रोथ की, जो आपके अंदर की चाहत है, जो आपके अंदर के डिजायर्स है, अगर वो कंप्लीट नहीं होंगे ना, आपकी आत्मा तृप्त नहीं होगी। और आत्मा की तृप्ति ही इस संसार से पार होकर कंप्लीशन तक जाने का इकलौता रास्ता है। जब तक आपके डिजायर्स 0 नहीं हो जाएंगे, आप रीबर्थ पे रीबर्थ लेते ही रहेंगे। इसीलिए इवेंचुअली कहा जाता है कि डिजायर्स को 0 कर दो। 0 लिमिट्स जो बुक पब्लिश हुई थी उसका मतलब ही यही था कि यू हैव टू बिकम शून्य। अगर आपने बोला मेरे पास एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, तो अब आप उस बड़ी गाड़ी के लिए मेहनत करना शुरू कर देते हैं। राइट। अगर बड़ी गाड़ी आने के बाद आपने बोला नहीं अब मेरे को थोड़ा बड़ा सा मकान भी चाहिए, तो फिर आप दोबारा मेहनत करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपकी चाहत ही तो आपको बार बार आगे दौड़ा रही होती है। आपने चाहत बोल दी नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए,
तो वो आपकी जो पाने वाली जो एक दौड़ थी वो ख़त्म हो जाती है, और जैसे ही आपकी पाने वाली दौड़ शून्यता पर पहुंचती है कि ख़त्म हो जाती है, तब आपकी भीतर की जो आपकी डेप्थ में अपने आप को समझने, परमात्मा तक पहुंचने की जो आपकी खोज है वो शुरू हो जाती है। ओके जैसे आपने 40 डेज होपोनोपोनो के बारे में बताया, तो ये प्रेयर के साथ साथ आप इसमें आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे, ठीक है? जनरेशनल आपकी क्या क्या ट्रॉमाज आए हैं, अगर कोई इसे ज्वाइन करता है तो उससे आप उनको हील करेंगे, राइट? मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में, वूम्ब हीलिंग के बारे में, पेरेंट्स वुंड के बारे में, फेमिनिन एनर्जी के बारे में, मरकबा हीलिंग के बारे में, ये सारी हीलिंग्स मैं होपोनो के साथ अटैच करके दे रही हूँ। यानी आप जब किसी भी प्रॉब्लम्स में गुजर रही होती हैं तो आप 1-to-1 जाकर के अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप किसी भी डॉक्टर के पास जाती हैं, किसी भी मेंटर के पास जाती हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व टेम्पररीली होती है। जैसे आप बीमारी अगर आपको कोई हुई तो डॉक्टर अभी तक, ये बात तो सब जानते हैं कि मेडिसिन आपके बीमारी को सप्रेस करते हैं, आपके उस बीमारी को डिलीट नहीं करते हैं। हील तो बहुत बड़ा शब्द हो गया, और डिलीट नहीं कर पाते हैं। होपोनोपोनो जड़ से आपके उस बीमारी को हटा तभी सकता है जब आप एक एक इश्यूज को धीरे 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 समझें, रियलाइज करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, फिर एफर्म करें कि अब मैं इससे अब अपने आप को आज़ाद करता हूँ। तो इट इज़ लाइक ऑफ प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। परेशानी एक आपको अभी दिख रही है, मैं आपकी उस परेशानी को काउंसल के थ्रू दूर करने के लिए कोशिश करूँगी 100%, लेकिन ये एक प्रोसेस है और प्रोसेस हमेशा समय लेता है। तो आप जब भी किसी परेशानी से गुजर रही होती हैं, उसका कारण बहुत सारा कुछ हो सकता है। अगर इन 40 दिनों के सफ़र में जब आप चल रही होती हैं, आपको आपका कारण किसी एक दिन में दिख जाएगा। हो सकता है 7वें दिन आपको लगेगा ये ही तो था मेरा कारण। और अगर मुझे वो कारण पता चल गया और मैं वहाँ से हील हो गई, रीहील हो गई, तो उसके बाद मेरा क्या मैं मतलब क्या निकल के आऊंगी? मतलब अवेयरनेस, वो दोबारा वो प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे सामने, या फिर जब वो आएगी तो मैं अब की बार अवेयर रहूंगी? हाँ, ये करेक्ट बोला आपने। हाँ। अब जब सपोज करो 7th डे आप पहुंच गई, ठीक है, आपने अपने आप को हील कर लिया। अब जैसे ही आप 7th डे पर पहुंची और आपको लगा कि ये तो थी मेरी प्रॉब्लम, यहां पर मुझे कुछ कनेक्शन फील हो रही है, मैं इस दिन को 10 दिन 20 दिन रिपीट में देखूंगी, रिपीट में ये मेडिटेशंस करूंगी। यहाँ के मेटा क्वेश्चनिंग मैं समझ पा रही हूँ, ये मेरी समस्या थी। जब ये चीज़ों को आप रेगुलर करती रहेंगी, आपको बहुत सारी एनर्जीज अपने अंदर, ऐसा लगेगा कि जो आज तक आपने ड्रेन कर दिया था, आपको ऐसा लगेगा आपके अंदर की ऊर्जा वापस आती चली जा रही है। जब आप अब दोबारा वैसे सिचुएशंस के सामने दोबारा से खड़ी हो जाएंगी, अब आप उन सिचुएशंस को समझ भी पाएंगी और उन सिचुएशन से अपने आप को अनअफेक्टेड निकाल के भी बाहर ले जा सकते हैं। तो एक ही टाइम पे हमारी कई सिचुएशंस होती हैं। करेक्ट, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, अब जो आपने 40 डेज का बोला, अब वो 5वें दिन मुझे समझ, क्योंकि कई बार तो हमें यही समझने में टाइम लग जाता है कि मेरी सिचुएशन है क्या, मेरी प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों को पता होता है मोटा मोटा, बट एक्चुअल में क्या चीज़ होती है ये उन्हें भी नहीं समझ में आता। अब आपने कहा 7 डे उसको समझ में आ गया, अब 7 डे में वो उस चीज़ को हील करेगा, समझेगा, फिर उसके सामने उसे एक और याद आएगी, अरे यार मेरी ये भी तो प्रॉब्लम है, तो वो भी वो। तो कहने का मतलब है एक ही टाइम पे हम लोग कई चीज़ों के साथ उलझे हुए होते हैं। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इन 40 डेज में उन सभी का सॉल्यूशंस और उन्हीं सब चीज़ों से आप हील हो जाएंगे और अवेयर हो जाएंगी? बिल्कुल, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी भी साल की पुरानी हो, कितने भी पास्ट ट्रॉमास हो, चाहे मेरे पास्ट जन्म के भी हो, ऐसा। ये 40 डेज एक कोर्स नहीं है। अगर मैं इसे बोलूँ ना कि ये कोर्स है, ये पढ़ाई है, तो ये पढ़ाई नहीं है। ये करने के बाद आप हील्ड हो जाते हैं। कैसे? इसे हमने 4 अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया है। कैसे? 10 दिनों तक पहले तो आप अपने भीतर में जितने भी आपके हिडन इमोशंस थे, जो कारण आपको भी नहीं दिख रहे थे, आपको पता भी नहीं थे, उन कारणों के तह तक आप जाते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, के लिए हर दिन एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नलिंग है।
जब आप उसके क्वेश्चंस को आंसर करने लगेंगी तो आपको आपके अंदर के प्रॉब्लम्स दिखने लगेंगे कि हाँ यहाँ तो है मेरी प्रॉब्लम। जब आपको वो प्रॉब्लम्स दिखने लगेंगी तो उन 40 दिनों में हमने पंच धातुओं का यूज़ करके बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उसको हील करने के लिए बहुत सारी चीज़ें उसमें टूल्स दिए हुए हैं। 10 दिन तक जब आप अंदर से पूरी तरीके से खाली हो जाती हैं, अब सपोज कीजिए आप 200 साल पुरानी आत्मा है, ठीक है, हर जन्म में आपने कम से कम 200 लोगों के साथ आपने बातचीत की होगी, 15-20 आपके करीबी रिश्तेदार रहे होंगे और हर जन्म में सारे रिश्तेदारों में कुछ न कुछ मतभेद रहा होगा। उन मतभेद के चक्कर में आपके अंदर कुछ डिफॉल्ट्स जन्म ले चुके होंगे। आपको क्रोध आ गया होगा किसी बात पे, आपको किसी से नफरत भी हुई होगी, किसी से प्रेम भी हो गया होगा जो आपके अधूरा रह गया होगा, या आपको बहुत प्रेम हो गया होगा और अकस्मात मृत्यु हो गई होगी। अब ऐसे 200 लोगों के साथ जो आप मिली होंगी उनके साथ आपके कॉर्ड्स अटैच्ड हो गए थे। हाँ, अब आप दोबारा आपने पुनः जन्म ले लिया, यादें आपके साथ पुराने लोगों की आज भी थी। उन्हीं 200 लोगों में से आपने दोबारा, जिनके साथ आपके कर्मा अभी भी खत्म नहीं हुए थे, कुछ बदला लेना था आपको, किसी को कुछ श्राप दे दिया था आपने या किसी ने आपको दे दिया था, तो वो जितने भी इनकम्प्लीट स्टोरी वाले लोग थे वो सेकेंड टाइम पे फिर कैरेक्टर बन के आपकी लाइफ में आ गए, किसी न किसी भी रूप में। तो ये तो सिलसिला चलता चला जाएगा ना। तो क्लियरिंग करेंगी आप अगर, तो हर जन्म के हर एक लोगों के साथ क्लियरिंग करने में सदियां लग जाएंगी, क्योंकि आप तो 200 साल पुरानी आत्मा है। अगर मैं कहूं कि हम 10 दिनों के अंदर ये क्लियर कर सकते हैं अपने पुराने जितने भी पास्ट कार्मिक ड्यूज एंड डेट्स थे, हम होपोनोपोनो की मदद से अपने जितने भी 7 जनरेशनल हमारे अंदर अटैचमेंट्स आ गई हैं, जो कि अब हमारी ज़रूरत नहीं है हमें उन अटैचमेंट्स की, लेकिन हम ढो रहे हैं। हमारा काम उनके साथ हो चुका है लेकिन हम ढोए जा रहे हैं, हमारी हैबिट बन चुकी है, हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम उन यादों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, उन बातों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, उन लोगों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो आप अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं और अगर आप ये 10 दिन की क्लियरिंग करेंगी तो आप उनको छोड़े बिना भी, साथ रहते हुए भी उनके साथ नहीं रहेंगी। अगले 10 दिन के लिए जब आप पूरी तरीके से रिलीज कर चुकी होती हैं अपने एक्स्ट्रा वेट्स को, एक्स्ट्रा वेट जब मैंने बोला तो मुझे तो मेरी एक क्लाइंट याद आ गई। उन्होंने मुझे बोला कि मैम 10 दिनों के अंदर मेरा 2 किलो का वजन कम हो गया है, सिर्फ ये होपोनोपोनो करके। तो ये अच्छी चीज हुई कि बेकार चीज? ये तो बहुत ही अच्छी हुई, क्योंकि इमोशंस क्या है, इमोशनल ईटिंग होती है ना, ओके, जिसकी वजह से हम लोग अपना वेट पुट ऑन कर रहे हैं। अगर आप अपना एक्सेसिव इमोशंस को रिलीज करती चली जाएंगी तो आपका तो वजन ऑटोमेटिकली श्रिंक होता चला जाएगा ना। कई बार ऐसा भी होता है हम लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं, सोचते हैं, तो भी हम लोग अपना वेट लॉस करते हैं, क्योंकि हम लोग इतना सोच रहे थे, हमारी सारी एनर्जी उसमें जा रही तो भी वेट लॉस होता है। अलग अलग तरीके से होता है। अगर आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं तो हम वेट गेन भी हो सकता है। हाँ, दोनों चीजें हो सकती हैं क्योंकि आप कुछ भी, सबकी बॉडी अलग अलग है, तो ओवर कुछ भी करेंगी तो आपके ऊपर रिजल्ट आपकी बॉडी ही आपको बता देती है। जब आपको ये बात पता चल गई है कि आपकी बॉडी आपके इमोशंस की सबसे क्लियर रिपोर्ट कार्ड है, तो अब हम बॉडी पे ही आ जाते हैं। नेक्स्ट 10 डेज में हम पूरे के पूरी बॉडीज के चक्रास को चेक करते हैं। ओह, बिना चेक किए अलाइन नहीं करते हैं। और ये पूरा ऑनलाइन है? पूरा ऑनलाइन है, कंप्लीटली ऑनलाइन है। और ये आप अगर करते हैं तो आपको इसमें चक्रास के बारे में भी पता चल जाता है, और चक्रास बहुत आसानी से आप अपने बीमारियों को, अपने प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है। सेकंड मतलब जो सेकंड 10 डेज है उसमें आप चक्रास कराते हैं, और उसमें थर्ड 10 डेज में जब आपके चक्रास अलाइन होने लग गए, आपके चक्रास को आप समझने लग गए, चक्रास को जैसे जैसे आप अलाइन करते जाएंगे ना, आप अपनी शक्तियों में वापस आने लगते हैं। तो मेडिटेशंस तब स्टार्ट होती है। तब आप अपनी ऑरा को एक्सपैंड करने लगते हैं, तब आप कॉस्मिक एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करने लगते हैं, तब आप अपने रियल पावर्स को पहचानने लगते हैं। और जब आप अपने रियल पावर्स को पहचान लेते हैं
तब आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। राइट, क्योंकि पहले की जो गंदगी थी वो निकल चुकी है पहले के 10 दिन में, फिर 10वें दिन में आपने अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर लिया, देन आप मेडिटेशन स्टेट में आओ तो फिर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्लियरेंस तो वो 10 दिन हम आपके पूरी बॉडी को अलाइन करते हैं ताकि आपकी ऑरा किस तरीके से एक्सपैंड हो, और जैसे जैसे वो ऑरा एक्सपैंड होती चली जाती है, आपको इर्द गिर्द के जितने भी लोग आपको परेशान कर रहे थे, आपको ट्रिगर कर रहे थे, ओवरथिंक करने पर मजबूर कर रहे थे, आप फील करेंगे कि अब वो आपके आसपास रह ही नहीं गए। आपका पावर इतना आ गया है कि कोई कितना भी कोशिश कर ले आपको हैरेस करने का, आप हैरेस नहीं हो पाएंगे। और उसके बाद आप एक विजर्ड, एक जादूगर बन जाते हैं, और 40 डेज का जो लास्ट 31 to 40 डेज है उसमें आप कंप्लीट मैनिफेस्टेशन सीखते हैं कि आप किस प्रकार जो चीज़ आपको चाहिए आप पा सकते हैं। ओके तो इसमें अच्छा एक चीज़ आती है कि मैम आजकल ना यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, जो आप बात कर रही हैं, आकाशिक रिकॉर्ड सीखने की भी बात कर रही हैं, चक्र हीलिंग की भी बात कर रही हैं, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रही हैं, ठीक है, वूम हीलिंग की बात कर रही हैं, और जनरेशनल की भी बात कर रही है, ये सारी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो कोई भी इंसान आपका कोर्स क्यों लेगा जब वीडियोस सारी यूट्यूब पे अवेलेबल है? तो इसके तो बहुत सारे आंसर्स हैं, लेकिन मैं एक ही आंसर दूंगी। आज तक ऐसा कोई कोर्स नहीं बना जिसमें इतनी सारी विधाओं को होपोनोपोनो के साथ जोड़ा गया है। हर एक कोर्स अलग से सिखाया जाता है, यानी कि डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन का अलग से कोर्स है, आपके मैनिफेस्टेशन का अलग कोर्स है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अलग कोर्स है, इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा अलग कोर्स है। मैंने इस कोर्स को होपोनोपोनो के साथ इसलिए जोड़ा है कि अगर जीवन में शांति चाहते हो, प्रेम चाहते हो और सुख चाहते हो, तुम्हारे लिए सुख गाड़ी है तो वो सुख, तुम्हारे लिए माँ बाप के सामने बैठना, उनके गोद में सर रखकर सोना सुख है, वो सुख, जिस भी सुख की कामना तुम्हें है, अगर तुम होपोनोपोनो का कोर्स इन सारी विधाओं के साथ आप जोड़ देते हैं तो आप वो इंसान बन जाते हैं 40 दिनों के बाद जो आप चाहते थे बनना लेकिन बन नहीं पा रहे थे। इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, इट इज़ नॉट, मैं कोर्स नहीं सिखा रही हूँ, मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे दूसरों के निकालते हैं वो नहीं सिखाऊंगी, मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर आप कैसे जाकर अपने आप को हील कर सकते हैं वो सिखाऊंगी। अगर मैं इतने सारे कोर्सेज को होपोनोपोनो के साथ जोड़ना सिखा रही हूँ तो कल आप जब इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करके सर्टिफाइड होपोनोपोनो एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप दूसरों को भी ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कैसे ली जाती है आप सिखा सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन। आप कहाँ पर खड़े हैं, अब आप वहाँ से ये सफ़र तय कीजिए और अब आप कहाँ खड़े हैं। देखिए मेरे पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि मैं जितने भी लोग हमारे पास आते हैं डेफिनेटली जब वो इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में जा रहे होते हैं तो उन्होंने कुछ सोचा नहीं होता है कि मैं आज यहाँ पर हूँ और अब सपोज़ कीजिए मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और अब मैं 40 दिनों के अंदर तो मैं ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाऊँगा। आप शायद सोच कर आए हों, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोच कर नहीं बैठे होते हैं। लेकिन जब आप हीलिंग जर्नी पर जा रहे होते हैं तो आपके कौन से पोर्टल्स खुल जाएंगे आपको भी नहीं पता होगा, कहाँ से पैसे आ जाएंगे आपको नहीं मालूम, कौन से रिश्ते जो बिल्कुल टूट गए थे अचानक से सुलझ जाएं आपको नहीं मालूम। ये एक्सपीरियंस भी किया हमने अपनी लाइफ में, बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि अचानक से जब आपको प्रॉब्लम आती है कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते हैं, कोई ना कोई ऐसा जिसे हम लोग एंजल बोलते हैं कि एंजल बन के मेरी लाइफ में आए हो, कि ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ कोई साथ नहीं देता, कोई एक इंसान ऐसा होता है जो आपकी लाइफ में उस प्रॉब्लम से आपको निकाल देता है। मैं दूसरों के बारे में एग्जांपल्स दूं तो वो लगेगा कि शायद मैं क्रिएट कर रही हूँ। मेरे साथ कल ही ऐसा हुआ कि मैं बैठी थी और ऐसा भी नहीं था कि मैंने कुछ मैनिफेस्ट किया हो, लेकिन जब हम हीलिंग्स दे रहे होते हैं तो हम खुद भी हील होते रहते हैं। तो ये कोर्स के थ्रू तो मैं हमेशा सबको ये कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस कोर्स को करके दूसरों को भी हील कीजिए, क्योंकि पता नहीं आप जब दूसरों को ये चीज़ बता रहे होंगे तो आपके कितने सारे पोर्टल्स ओपन हो जाएंगे। बहुत सारे कल अचानक से मेरे पास एक कॉल आती है, 12 साल पुराना कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी मेरी थी जो मैं बिल्कुल भूल ही गई थी। उन्होंने बोला मैम आपको ये पैसे चाहिए?
तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है मैम, आप आके, ये एड्रेस है, आप पैसे किसको बुरे लगते हैं भाई, बिल्कुल चाहिए मेरे ही पैसे। तो मतलब मैं वो बिल्कुल भूल गई थी। और आई डोंट नो कहाँ से वो कॉल आ जाती है और इस तरीके की बातें होती। तो ऐसे तो ये मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ। परसों भी एक ऐसी बात हुई है। मैं UPI यूज़ करती हूँ, तो मुझे UPI ट्रांसफ़र करना था अपने किसी और एक अकाउंट से अपने UPI पे। तो मेरा UPI HDFC बैंक से कनेक्टेड है। मैंने जब वो पैसे ट्रांसफ़र किए, मेरा UPI ID ऑटोमेटिकली चेंज होकर येस बैंक पे चला गया, जबकि मेरा येस बैंक से कोई लिंक नहीं है UPI का। और जब वो पैसा वहाँ पहुँचा तो पता चला कि येस बैंक में मेरे काफ़ी सारे पैसे जो आप भूल गए थे, जो मैं भूल गई थी। और काफ़ी सालों से मैं भूल गई थी, क्योंकि येस बैंक की जो कंपनी थी वो हमने कोविड के टाइम, अमीर इतना ही बनना है कि अकाउंट में पैसे और बंदा भूल जाए। बार बार अपना अकाउंट देखना ना पड़े, अरे यार इतने पैसे कितना खर्चा करूं। नहीं, लेकिन ये सच में, ये सच की बात है। तो मैं वही परसों की बात है कि मैंने UPI ट्रांसफर किया। से मैनिफेस्टेशन बनता है सीखना कि अकाउंट में पैसे रख के कैसे भूल जाते हैं। कर लिया तो फिर तो दूसरों को सिखा सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये वही मैं कह रही हूँ, जब तक आप खुद को किसी चीज में प्रूफ ना कर दो तब तक आप सिखा नहीं सकते। राइट, ओके। तो ये तो 2 दिन के अंदर का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ऐसे मेरे साथ 1, 2, 3 नहीं, बहुत होते हैं। एंड इनफैक्ट मेरे फादर के साथ भी ये होता है, क्योंकि मैं उनको भी हील करती रहती हूँ। आपको मैं क्या बताऊँ कि अब ये स्टोरी सुन करके आपको शायद आश्चर्य होगा। मेरे फादर की 17 टाइम्स आई ऑपरेशन हो चुका है। एंड ही इज़ अ वेरी रिनाउंड राइटर, अम्बेडकर पुरस्कार विजेता, एंड ही इज़ अ सोशल वर्कर। जमशेदपुर में उन्हें गांधी जी ऑफ जमशेदपुर कहा जाता है। लेप्रेसी आश्रम्स जितने भी जमशेदपुर में हैं वो सारे मेरे फादर उनके चेयरपर्सन हैं। एंड ही इज़ द रिटेन्ड लॉयर ऑफ टाटानगर। मतलब मैं क्या बताऊं, ही इज़ माई आइडल मेंटर, आई शुड से। तो पापा की जीवन में जब मैं एक बार बैठी थी उनके सामने और मैंने ये प्रश्न किया था कि पापा ऐसा क्या करना आपको सबसे अच्छा लगता है, तो मेरे पापा ने कहा था दान करना। तो ये उनके शब्द अनकॉन्शियसली निकले थे। ये कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस नहीं, उनके मुंह से बिल्कुल 2 सेकंड में ये निकला था कि दान करना। और जब मेरे फादर के आई ऑपरेशन हुआ था तो उस समय मेरे पापा को मतलब बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ गई थी। बट जैसे आपको मैंने बताया, सोशल वर्कर्स बहुत अमीर नहीं होते हैं, उनके पास बहुत पैसे नहीं होते हैं, लैविश लिविंग नहीं, दे लिव वेरी हैप्पीली। बट एक होता ना अफरात में पैसा। लेकिन आई ऑपरेशन में हर इंजेक्शन 3 लाख का था। ओह माय गॉड। और उनको 7 इंजेक्शंस हर ऑपरेशंस पे लेने पड़ते थे। एंड इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से लाते हैं? मेरे फादर ने ज़िंदगी में आज तक 1 रुपया लोन नहीं लिया। तो हमारे कर्म कैसे वापस आते हैं? जैसे ही उनके आई ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, गांव से फ़ोन आता है कि बचपन में जब अंग्रेज़ आए थे खेती बाड़ी को हड़पने के लिए, तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे को जो ज़मींदार थे वहाँ पे उनको गोद दे दिया था, क्योंकि ज़मींदार को अपनी ज़मीनें बचानी थी, इसलिए तुम्हारे नाम पे सारी ज़मीनें ट्रांसफ़र कर दी गई थी। वो खतौनी में पाया गया है क्योंकि बाढ़ का पानी सूख गया है, ज़मीन ऊपर आ गई है, तो खतौनी की चेकिंग हुई है तो तुम्हारा नाम निकला है। तुम अपना जो तुम्हारे नाम पे जितनी भी खेती निकली है उसके मुआवजा लेने आ जाओ। ओह माय गॉड। सपने में भी कभी आप ये बात सोच सकते हैं? पता ही नहीं होगा उनको तो खुद ही नहीं पता, क्योंकि वो तो बच्चे थे। अरे बाप रे। उस खतौनी की वजह से पापा के पास फ़ोन आता है कि आप गांव आ जाइए और आकर के जितनी भी ज़मीनें आपकी निकली हैं वो सारी ज़मीनों को साइन कर लीजिए और उसका मुआवजा आप ले लीजिए। भाई साहब, ऐसी ओ माय गॉड। तो ये मतलब ये इसको क्या कहेंगे, ये कहाँ से आए? कर्मा रिटर्न्स। कर्मा रिटर्न्स। अगर आप निस्वार्थ भाव से कोई भी काम कर रहे होते हैं तो आपके अकाउंट में ब्लेसिंग्स जुड़ती चली जाती हैं। वंडरफुल। और मेरे पापा का पूरा इलाज बिना 1 रुपए के हो गया।
और आज की डेट में भी 1 जनवरी को मेरे घर के बाहर लाइन लगी होती है। किनकी? लेप्रेसीज की। उनके हाथ में बैंडेज होता है, लेकिन वो मेरे पापा के लिए माला लेकर खड़े होते हैं। और मेरे पापा इस एज में भी बाहर चेयर पर बैठे होते हैं, पहचान नहीं पाते हैं उन्हें, लेकिन वो जो कुछ भी देते हैं बहुत प्रेम से लेते हैं और रखते रहते हैं। सो कर्मा रिटर्न्स। आप अगर वाकई स्पिरिचुअलिटी को समझना चाहते हैं, यू नीड टू बी सरेंडर्ड। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस जन्म में आपको अगर सांसें भी मिली हैं, अगर आपको 2 वक्त खाने की रोटी भी मिल रही है ना, आप उसके लिए लाखों बार धन्यवाद दीजिए। अगर आज हमारा हिंदुस्तान बचा पड़ा है, मैं कहती हूँ आज पूरे विश्व में युद्ध हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान क्यों चमक रहा है? इसलिए चमक रहा है क्योंकि यहाँ पर ही बुद्ध का जन्म हुआ था, यहाँ महावीर का जन्म हुआ, यहाँ पे श्री राम का जन्म हुआ था, यहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ये तपोभूमि है, यहाँ पे तपस्वियों का जन्म हुआ था। इतने तपस्वी पूरे विश्व में कहीं पे भी नहीं मिलेंगे जितने हिंदुस्तान में मिल रहे हैं आज। इसीलिए हिंदुस्तान इतनी आपदा के सिचुएशन में भी बचा पड़ा है। हम जितना उन आत्माओं को माफ़ करते चले जाएंगे और माफ़ी मांगते चले जाएंगे, हम अपने ओल्ड कर्मास को उतना ज़्यादा रिलीज़ करते जाएंगे, ख़त्म करते जाएंगे। बदले में कुछ नहीं रखा, आप उसी आग में जल जाओगे। सो फॉरगिव करते चले जाइए। फॉरगिवनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। और जैसे जैसे आप फॉरगिव करना स्टार्ट कर देते हैं, आपका लेवल ऑटोमेटिकली राइज होने लगता है, आप ऊपर उठने लगते हैं। ये अब जैसे फॉरगिव की आपने बात की, वैसे आपके कॉन्सेप्ट से मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ, लेकिन कई लोगों के तरफ से मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। वही बात आ जाती है, किसी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मेरी फैमिली के साथ किसी ने बहुत बुरा करा है, ये लोगों के ऐसे सवाल होते हैं। तो मैं उसको फॉरगिव नहीं कर पाती या कर पाता कि उसने मेरे साथ इतना बुरा किया। ठीक है, हम लोगों को सबको समझ में आता है कि फॉरगिव कर देना चाहिए, सब हमारा कर्म का रिटर्न आ रहा है, हमें सब कुछ थ्योरी पता है, सब कुछ कंप्लीटली। ताकत नहीं है फॉरगिव करने की। समझ नहीं आता है कि इस सिचुएशन में, क्योंकि आप है ना अपने उस पास्ट ट्रॉमा से इतने कनेक्ट हुए हो तो कि जैसी उसकी शक्ल देखते हो या जैसी उसका नाम सुनते हो, आप उसी पास्ट में चले जाते हो। वहाँ फॉरगिव करना मुश्किल है। आपने उस बारे में, आप किसी को ज्ञान दे रहे हो, आप किसी को समझा रहे हो, तो हम लोग बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि हाँ फॉरगिव कर दो, और ये फॉरगिव करना उसको नहीं, आपको खुद सुकून देता है। यह हमें सबको समझ में आता है। बट वही बात आ जाती है ना कि जब आपकी फैमिली के साथ किसी ने कुछ बुरा किया होता है, या आपके साथ किसी ने कुछ किया होता है, या आपके करियर को किसी ने बर्बाद करने की कोशिश की, तो वहाँ पे आपकी फॉरगिव नहीं चल पाती। हम हिम्मत नहीं कर पाते कि उसको हम कैसे माफ़ कर दें। अगर मैं कॉन्शियसली, आपने मुझे बताया और पॉडकास्ट सुनने के बाद बहुत सारे लोग इसको ट्राई भी करेंगे, ठीक है, मैं बहुत कॉन्शियस होकर कोई इंसान बैठा और उसको सामने उस इंसान को इमर्ज किया और उसको कॉन्शियसली उसको फॉरगिव कर रहा है कि चलो ठीक है, तुमने जो मेरे साथ किया मैं तुम्हें फॉरगिव कर रहा हूँ। तो कॉन्शियसली फॉरगिव करना और इमोशंस के साथ फॉरगिव करना, कितना फ़र्क है और इसके रिजल्ट में क्या फ़र्क आएगा? नहीं, दोनों सेम है। आप बिना इमोशंस के कॉन्शियस हो ही नहीं सकते। कॉन्शियसली मतलब कि मुझे बोला गया है, बट मुझे उसे फॉरगिव करना है कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हें फॉरगिव कर दिया, तुमने मेरी फैमिली के साथ ऐसा किया, तुमने मेरे करियर को भी बर्बाद करने की कोशिश की, तुमने मुझे भी बर्बाद करने की, ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। बट कहीं ना कहीं मन में तो है ना, 1% हो, 2% हो, 3% हो, कहीं ना कहीं ये तो चीज़ रहती है ना कि तब तो मैंने कर दिया, लेकिन मन में रहता है ना कि जब उसके बारे में दोबारा कभी बात होती है कि यार बहुत बुरा किया था, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं तो वो ग्रज रह ही जाता है। तो ये आप अगर आप इमोशंस की बात कर रही हैं तो वो रह गया है, इमोशन रह गया कॉन्शियसली, क्योंकि मुझे किसी ने बोला है आप ये प्रेयर करो। हाँ, तो अगर किसी ने बोला आपको कॉन्शियस रहने के लिए और आपको कॉन्शियसली बोला है कि प्रेयर करो, तो आप कॉन्शियस हो गए। हाँ, और आपने प्रेयर कर दिया, तो जैसे ही वो इमोशंस दोबारा आ जाए ना, तो दोबारा से कॉन्शियस हो जाइएगा। और उस समय अगर मन में बुरे बातें उनकी बोली हुई भी याद आ रही हो तो उसको रिलीज कर दीजिएगा।
ओके, जैसी दोबारा वो फीलिंग आती है तभी दोबारा वो कॉन्शियसली मुझे दोबारा तभी यस, और एनर्जी को रिलीज करने के लिए या तो होपोनोपोनो चैंटिंग करना शुरू कर दीजिए बिना किसी स्क्रिप्ट के, अनइंटेंशनली। आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, थैंक यू एंड आई लव यू, आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, थैंक यू एंड आई लव यू। आप बोलना ही शुरू कर दीजिए। ओके, वो मंत्र अपने आप में अपना काम कर जाएगा, आपका ध्यान उसके दिए हुए दर्द से हटाकर कहीं और ले जाएगा, क्योंकि आप कॉन्शियस हो गए ना, आप अवेयर हो गए, यही तो होना था। तो जैसे जैसे आपको याद आई आप फिर से अवेयर हो जाइए, और आपको ना ये चीजें दिखने लगेंगी कि जैसे कॉलोनी में सपोज कीजिए किसी से लड़ाई हो गई आपकी, गाड़ी कार पार्किंग को लेकर के। अब वो तो पड़ोसी है, अब कुछ लोग कहते हैं हमने तो घर ही बदल देना है, हम तो इस कॉलोनी में रहेंगे ही नहीं, लेकिन कई बार पॉसिबल नहीं होता है, आप दोबारा से उससे मिलते हैं। तो अगर आप अवेयर हो गए, कॉन्शियस हो गए कि भाई ये इंसान जो है वो मेरी गाड़ी अगर थोड़ी सी भी उसके गेट के आगे चली गई तो वो चीखेगा, वो चिल्लाएगा। तो दो चीज़ें हुई, अगर आपने कॉन्शियस हुई तो अब आप कोशिश करेंगे कि भाई उसके दरवाजे के सामने मैं ना खड़ा करूं। बिल्कुल। अगर आपने फिर जानबूझ के खड़ी करी तो इसका मतलब तो आप बदला लेना चाह रहे हैं। फिर वो इंसान आएगा, वो आपसे लड़ाई करेगा। कॉन्शियस आपको फॉरगिव करने के साथ साथ ये भी कहता है कि अब कॉन्शियस रहो, दोबारा लड़ाई ना हो। तो वैसे ही होपोनोपोनो आपको ये सिखाता है कि आप में डिसबैलेंसिंग होगी ही होगी। आप गाड़ी चला रहे हैं, दिस बॉडी इज अ व्हीकल, तो ऐसा नहीं है कि आज आपको किसी एक इंसान की किसी बात पे गुस्सा आया, आपने होपोनोपोनो बहुत अच्छे से कर लिया, 5 दिन के बाद किसी और इंसान ने दूसरी किसी बात से आपको बोला, तो अब आप पूरी तरीके से एक ऐसे ऑरा के अंदर है कि अब वो इफेक्ट नहीं करेगी। ऐसा नहीं है। हो सकता है ए ने आपके साथ बहुत बड़े किसी बात को लेकर झगड़ा किया, आपने ए के साथ अपने उस दर्द को हील कर लिया, लेकिन आपके लेसन में बी ने जो 5 दिन बाद आपके साथ लड़ाई की, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लायक आप नहीं बने हुए हैं। तो होपोनोपोनो का ये जो कोर्स मैं बता रही हूँ, नॉट अ कोर्स, इट्स अ जर्नी। जब आप इसमें प्रॉपरली चलने लगते हैं, जब आप होपोनोपोनो प्रॉपरली करने लगते हैं, तो आपके अंदर स्टेबिलिटी आने लगती है। आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे पास वो सारे अस्त्र शस्त्र हैं कि अब मेरे साथ कुछ भी होगा तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से ले सकती हूँ कि चाहे कोई भी आ जाए, ABCD, मगर मुझे वो परेशान नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर परेशान करेगा तो मैं बैठकर दोबारा से अध्ययन कर पाऊंगी, या चिंतन में बैठ करके उस समस्या की गहराई तक मेरे पास जाने के लिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए मेरे पास एक टूल है, जिससे मैं ये जान सकती हूँ कि अगर मेरे पास ये समस्या आ रही है तो मैं इससे कैसे बाहर निकल सकता हूँ। आप अपने डॉक्टर खुद बन जाते हैं। तो होपोनोपोनो आपकी माँ है, वो आपको बहुत अच्छे से समझती है, वो आपको बार बार प्यार भी करती है, करना सिखाती भी है, बेटा आई लव यू, आई लव यू। तो होपोनोपोनो इज लाइक योर मदर। वो ये भी जानती है कि अब किसी ने तुम्हें कुछ दिया तो बेटा थैंक यू बोलो, सिखाती है। होपोनोपोनो हमेशा आपको अवेयर रखती है, हर छोटी चीज़ के लिए थैंक यू बोलो, धन्यवाद दो। और होपोनोपोनो ही आपको सिखाती है चल जाने दे। अगर आप हर एक से बदला लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लेने लग जाते हो, तो बदला आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली होता है। अगर किसी मोटे ताज़े इंसान ने आकर आपको एक चाटा लगा दिया और आप पतली दुबली सी हैं, आप थप्पड़ नहीं मार पाएंगी, आप घर जाकर रोने लग जाएंगी। आपको लगेगा अरे मैं तो बदला ही नहीं ले पाई, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया सबके सामने, मेरी तो इंसल्ट हो गई। लेकिन अगर आपने होपोनोपोनो प्रॉपर तरीके से कर लिया तो आपके अंदर ये जो आपको उस बड़े से मोटे से इंसान ने जो थप्पड़ मारा, ये दोबारा आपको न मार पाए के लिए आपके पास कॉर्ड कटिंग्स बैठी हुई हैं जो आप घर पर बैठ के कर सकती हैं। आप अपने एनर्जी वर्किंग के थ्रू उस इंसान को अपने ऑरा से कितनी दूर आप फेंक सकती हैं वो आप सीख सकती हैं। आप कैसे उसी रास्ते से चलें जिस रास्ते से बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिव हैं, बचते हुए कैसे आगे बढ़ सकती हैं, ये सारी चीज़ें होपोनोपोनो आपको सिखा देती है। सो इट इज़ अ मैजिक टूल बॉक्स जो आपके हाथ में आ जाती है। तो सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती रहेंगी, सिचुएशंस नहीं रुकने वाली हैं। ये होपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू आप सारे सिचुएशन से कैसे अपने आप को बचा सकती हैं, बचाकर आगे बढ़ सकती हैं और पीसफुल लाइफ लीड कर सकती हैं, ये सिखाती है।
वंडरफुल। जैसे ये 4 फेसेस है, ठीक है, आई एम सॉरी, आई फॉरगिव मी, फॉरगिव यू, जैसे आपने बोला था आई फॉरगिव, आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, थैंक यू एंड आई लव यू। मैंने जो सुना है, आपने कहा आई फॉरगिव यू, लेकिन ये था फॉरगिव मी। हाँ, पहले हम लोग सब ये कहा करते थे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। हाँ, अब ये आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी दोनों सेम नहीं है भाई। अगर मैं उससे माफी मांग रही हूँ तो मतलब आपने कहा कि स्टार्टिंग में कहा था आई एम सॉरी, प्लीज, आई फॉरगिव यू, थैंक यू एंड आई लव यू। ये फ्रेजेस हम चारों किसके लिए यूज करते हैं? सामने वाले इंसान को माफ करने के लिए, या उसको सॉरी बोलने के लिए यूज करते हैं, खुद के लिए यूज करते हैं? खुद के लिए यूज करते हैं। अब ये आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी जो अभी तक मैंने समझा है, अब मैं उससे माफी मांग रही हूँ, ठीक है, उससे माफी मांग रही हूँ और खुद को ही माफ कर रही हूँ, प्लीज फॉरगिव मी। तो आंचल, जो हमारा होपोनोपोनो हम हमेशा पहले बोला करते थे कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, उसका अर्थ ये था आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। तो अगर हम 2 बार सिर्फ माफ़ी ही मांगते रहेंगे तो आप जिस कर्म के लिए, जिस भी एक्शन के लिए आप माफ़ी मांग रहे हैं, इसका मतलब है आप ये एडमिट करते हैं कि गलती आपने की थी। लेकिन कर्मा लॉ कहता है कि हर कर्म वापस पलट कर आता है, यानी कि आपने जिसके प्रति जो भी गलती की थी 100% उस इंसान ने भी आपके साथ कुछ ना कुछ गलत किया होगा। ये बात तो आप मानती हैं। हाँ। हस्बैंड एंड वाइफ का ही आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर एक वाइफ बहुत प्यार करती है अपने पति को, लेकिन पति उसे प्यार नहीं कर पा रहा है, उसे समय नहीं दे रहा है, थोड़ा अब्यूजिव है, तो अगर वाइफ ऐसे अब्यूजिव इंसान के साथ रह रही है और अब उसे डिवोर्स चाहिए, अगर स्पिरिचुअलिटी के पास्ट लाइफ एंड आकाशिक में अगर हम जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो हस्बैंड पूर्व जन्मों में अपनी वाइफ के द्वारा या तो प्रताड़ित रहा होगा या कुछ ऐसा इंसिडेंट रहा हो गया जिसमें आज जो हस्बैंड बना हुआ है वो पास्ट लाइफ में हो सकता है उसकी दोस्त रहा हो या उसके फादर रहे हों या कोई भी ऐसा रिलेशन जिसमें ये लेडी जो आज इनकी वाइफ बनी हुई है उसने उस पूर्व जन्म में उनके साथ कुछ बुरा किया होगा। आज अपना ड्यूज एंड डेट्स दूर करने के लिए, अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करने के लिए इस जन्म में वो हस्बैंड वाइफ बनकर आ गए होंगे। कुछ तो दुश्मनी रही होगी, या पति को पत्नी से या पत्नी को पति से कोई दुश्मनी रही होगी। वो अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करने के लिए आज पति पत्नी बनकर आ गए हैं। अब इस जन्म में क्या वो दोबारा से दुश्मनी कैरी ऑन करना चाहते हैं? पूरी जिंदगी जो उनको इस बार मिली है पति पत्नी बन करके, अब वो चाहते हैं पूरी जिंदगी लड़ते ही रहें। जो पुरानी दुश्मनी थी वो इस जन्म में भी बढ़ाते चले जाएं और अगला जन्म आए फिर से वो फिर दोबारा से दुश्मन बन करके पैदा हो जाएं या पति पत्नी बनकर पैदा हो जाए। नहीं, तो ये जो पैटर्न है, ये जो लूप है, ये जो साइकिल है, इसको ब्रेक कैसे करेंगे? सो ब्रेकिंग द साइकिल के लिए आप अपने पति को बोलेंगे मुझे माफ कर दो, आज जो तुम मेरे साथ कर रहे हो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, कभी ना कभी कहीं ना कहीं मैंने तुम्हें दुख जरूर दिया होगा जिसके बदले में आज तुम मुझे दुख दे रहे हो। तो मैं इस इंसिडेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके ले रही हूँ, भले मुझे याद ना हो। इस जन्म में तो मैंने तुम्हें कोई दुख नहीं दिए, लेकिन क्योंकि तुम बार बार मुझे दुख दे रहे हो, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ तो था जिसका कारण ये दुख है। आई एम सॉरी फॉर दैट। और इस जन्म में जो तुमने मुझे इतने सारे दुख दिए हैं, मैं उन दुखों के लिए तुम्हें माफ करती हूँ। सो देयर इज अ चेंज नाउ, इट विल बी आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, एंड आई फॉरगिव यू, जो तुमने मुझे दुख दिए इस जन्म में, उन दुखों के लिए भी मैं तुम्हें माफ करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ तुम्हारा कि तुम इस जन्म में आए और तुमने मुझे मौका दिया कि हम दोनों इस कार्मिक साइकिल को ब्रेक कर सके, अपने ड्यूज को क्लियर कर सके। एंड आई लव यू फॉर दैट कि तुमने अपना ये रोल बहुत बखूबी निभाया इस जीवन में। तो अब मैं ये साइकिल रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए आज से हमारा पुनः जन्म होगा। जो भी हमारे पुराने ड्यूज एंड डेट्स थे, मैं आज उस काले पेपर पे लिखकर उसे जलाकर वापस से यूनिवर्स में ब्लो कर देती हूँ। आज से हम एक नई सुखद जिंदगी बिताना शुरू करेंगे। आप ये लगातार करेंगी तो
एनर्जेटिकली वो पुराने इंसिडेंट्स डिलीट होने लग जाएंगे। राइट। जैसे जैसे वो एनर्जेटिकली वो डिलीट होंगे, जैसे मैंने कहा ना, मिरेकल्स डू हैपन, यू हैव टू बिलीव ऑन इट। आपको विश्वास करना होगा कि मिरेकल्स होते हैं। तो जब आप एनर्जेटिकली बार बार उनको माफ करती रहेंगी, आप कहीं ना कहीं जाकर उनके सबकॉन्शियस में जो स्टोर्ड डेटा है उसको डिलीट कर देंगी। और जब वो डिलीट हो जाती है वो डेटा, तो ऑटोमेटिकली उनके बिहेवियर में बदलाव आने लगेगा। हाँ। और ये बहुत मैंने क्लोजली मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के लाइफ में। ओके। बहुत सारी लाइफ में। कोई इंसिडेंट आपके जो आप क्लोज की बात कर रहे हैं कि कोई आपका फ्रेंड होगा या किसके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है? क्योंकि ऑडियंस जब सुनती है ना तो वो कनेक्ट कर पाती है, उनको भी समझ आ पाता, अच्छा ये भी मिरेकल होते हैं इस प्रेयर के थ्रू। ठीक है, तो मैं एक बहुत क्लोज आपको एक इंसिडेंट सुनाती हूँ। मेरे ही रिलेटिव हैं, उनकी शादी जिनसे हुई थी एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी। बहुत रिच फैमिली थी मगर बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी। उनके हस्बैंड जो थे वो, उनको मेंटल इलनेस थी, मेंटल प्रॉब्लम थी, और शादी छुपा करके की गई थी उनके साथ। मतलब उस लड़की की शादी बिना बताए की गई थी उनके साथ। तो जब ये शादी हो गई और उस लड़की को पता चला कि उनके साथ ऐसा हुआ है, तो उसने अपने पेरेंट्स को बोला कि भाई मेरी शादी जिनसे हुई है ही इज़ नॉट नॉर्मल। पेरेंट्स ने उसकी बातों को नहीं सुना, क्योंकि आपको भी पता है आज की डेट में हिंदू माँ बाप के साथ क्या है कि भाई शादी हो गई तो बस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। अब अगर वो वापस आ जाती है तो समाज में हम क्या मुंह दिखाने के लायक रहेंगे। बस उसी सामाजिक कंडीशनिंग की वजह से वो लड़की वहाँ पर फंसी रही। बहुत अब्यूसिव फैमिली थी, फिज़िकल टॉर्चर्स होते रहे। लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी, आए दिन मतलब कभी उसके ईयर्स को कट कर दिया जाता था, मतलब जिस तरीके से अब्यूजिवली उनके साथ बिहेव किया जाता था। ईयरिंग्स कट जाती थी तो पूरा कान कट जाता था, सर पर लोहे के डंडे से मारा जाता था, क्रिकेट के बैट से उसके पेट पे मारा गया जब वो प्रेग्नेंट थी। ये सारी चीज़ें उसके साथ हुई। पूरी तरीके से शैटर्ड लड़की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो सुसाइड करने की कोशिश करती थी, तब उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता था कि उसको जीना पड़ जाता था। कोई ना कोई आ जाता, उसको कोई पूजा पाठ बताने लग जाता, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। कोई मतलब एक होप उसको मिल जाती थी दोबारा जीने। उसे होप मिल जाती थी, वो जीती चली गई, मगर वो बस जी रही थी, वो जिंदा नहीं थी, एक लाश की तरह जी रही थी। मेरे यूट्यूब्स को सुन करके उसने मुझे अप्रोच किया कि मैम मेरी लाइफ ऐसी है। एंड व्हेन आई हर्ड द स्टोरी आई वाज ट्रूली शैटर्ड कि वाकई इसकी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है। और इस बीच उसने एक बच्चे को भी जन्म दे दिया था। अब उस बच्चे के सामने माँ रेगुलरली पिट रही है, उसकी सास उसको अब्यूज़ कर रही है, ससुर उसको अब्यूज़ कर रहा है, देवर कर रहा है, तो वो कहीं पे भी उसको शेल्टर नहीं मिल रहा था। मैंने ग्रेजुअली उसको धीरे धीरे होपोनोपोनो के मेडिटेशंस करवाने शुरू किए। ठीक है। धीरे 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 जब हम हीलिंग्स पे गए और उसने ये मेरा 40 डेज़ का होपोनोपोनो का कोर्स भी किया, उसे बहुत शांति महसूस हुई। पहले तो उसे ऐसा लगा कि कोई तो है जो मुझे समझ पा रहा है। जब आपको कोई समझने वाला एक इंसान मिल जाता है ना, तो आपका बहुत सारा दुख और दर्द कम हो जाता है। तो होपोनोपोनो में बहुत प्रेम पूर्वक ये कोर्स में शनिवार और रविवार मैं अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मिलती हूँ, लाइव मिलती हूँ। तो ऑनलाइन में मैं उनसे लाइव मिलती हूँ, तो उनको एक सपोर्ट मिलता है कि मैं मैम को देख पा रही हूँ और एनर्जी एक्सचेंज होती है। मैं उनकी बातों को सुनती हूँ, वो किस स्पेस में अभी तक पहुँचे हैं, तो उसे एक होप बंध गई उसको कि मेरे पास अब मैम हैं, शनिवार रविवार वो मेरे को मिल जाएंगी। अगर कितना भी मेरे साथ दुख है तो कोई तो है जो मुझे सुन सकता है। जब वो धीरे धीरे ये कोर्स करती गई तो उनको बहुत शांति महसूस हुई। और जब हमने ये कोर्स का, जब मैंने आपको बताया कि हम जब पास्ट लाइफ एंड आकाशिक तक पहुंचते हैं, तो उन्होंने सारे जो पुराने लिनेज में जो फेमिनिस्ट एनर्जी जो थी, फेमिनिन एनर्जी जो थी, उन सारे फेमिनिन एनर्जीज को उसने हील किया। और आगे आने वाले जो रिश्ते, जैसे उनके सास ससुर ननद देवर जितने भी थे, उनके साथ उन्होंने हीलिंग स्टार्ट की।
हीलिंग करते 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 उन्हें लग गए, 1 महीना लग गया, लेकिन उसने बहुत प्रॉपरली ये कोर्स को किया। 1 महीने के बाद वो खुद मुझे कहती है कि मैम अब ना मेरे हस्बैंड मुझे मारते नहीं हैं। मैंने कहा अच्छा, तो अब कहती है मैम थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े ज़रूर होते हैं लेकिन उनका मारना रुक गया है, और अब मेरी मदर इन लॉ जब भी कुछ बोलती है ना तो मेरे हस्बैंड उन्हें रोक देते हैं। सिर्फ 1 महीने या 2 महीने के प्रैक्टिस, 1 महीने 2 महीने के प्रैक्टिस में उसके घर में मारपीट रुक गई। उसकी मदर इन लॉ जो उनके हस्बैंड को भड़काया करती थी वो रुक गया। उसके हस्बैंड उसकी बातों को समझने लग गए, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स रहती थी, और अब वो अपने घर में ट्यूशन्स लेने लग गई है। अपने बेटे के साथ समय बिताने के लिए उसे भी पढ़ाती है, आस पड़ोस के लोगों को भी पढ़ाने लग गई है। वो पढ़ी लिखी थी, अब उसके पास थोड़े पैसे भी आने लग गए हैं, और ये मात्र 3 महीने में हुआ है। सो दिस वॉज वन ऑफ द केस जो मेरे दिल के काफ़ी करीब रहा। और इसके अलावा मैनिफेस्टेशन की बात की जाए तो ऑफ कोर्स ऐसे मैनिफेस्टेशंस भी हुए हैं कि ऑस्ट्रेलिया में मेरी एक पार्टिसिपेंट है, वो 625 स्क्वायर फीट की 2 BHK के मकान में रहा करती थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उनके साथ भी, जैसे कि उनके हस्बैंड भी अपनी माँ की बात ज़्यादा मानते थे, अपने भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनकी वाइफ थोड़ी हाइजीन को लेकर के बहुत ओवर अलर्ट रहती थी, तो घर पर बहुत लड़ाई झगड़े होते थे बच्चों के सामने। और हस्बैंड कई बार घर छोड़कर जा चुके थे, मतलब 17-18 बार वो घर छोड़कर चले गए थे। ऐसे में वो जो उनकी वाइफ थी उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद काफ़ी दिनों तक तो उन्होंने पर्सनल काउंसलिंग ली। पर्सनल काउंसलिंग लेने के बाद मैंने उन्हें बोला कि अब आप ये 40 डेज़ का होपोनोपोनो कीजिए ताकि जड़ से हम लोग इस प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। लेकिन जब तक वो अभी 5th या 6th डे पर ही पहुंची थी, कमाल का एक मैनिफेस्टेशन उनका पूरा हुआ। उस 2 कमरे के मकान से वो 20 करोड़ के आलीशान बंगले को खरीद पाई हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। एंड ये मैंने उनको, जब ये कोर्स हम कर रहे थे तब भी मैंने उनको ये समझाया था कि प्रॉब्लम पर एनर्जी मत लगाना। हाँ, ये तो है। तुम प्रॉब्लम पे एनर्जी लगा रही हो तो प्रॉब्लम बड़ा होता जा रहा है, चलो हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं। तो जब ये कोर्स करना उन्होंने शुरू किया तो मैंने कहा उसी समय तुम विजन बोर्ड पे भी वर्क करो। और जब वो विजन बोर्ड पे वर्क करा तो मैंने उनको वो विजन बोर्ड के टेक्निक्स सिखाने स्टार्ट किए। वो उस टेक्निक्स को फॉलो करती गई, तो कहाँ 2 BHK एक फ्लैट से लेके 20 करोड़ तक का सफ़र। अब आप पूछेंगे और आप बोलेंगे ऐसा भी हो सकता है, ये सफ़र सिर्फ 5 महीने में हुआ। और वो पिंच करती हैं आज भी अपने आप को कि मैम ये हमारी, मतलब हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े मकान के हम मालिक बनेंगे, जिसके अंदर स्विमिंग पूल है, 2 किचन्स हैं, बटलर किचन है। इट्स अ मैंशन, इट्स अ ह्यूज मैंशन दैट शी हैज़। और फिर उन्होंने फोटोग्राफ में भी दिखाया एंड इट वॉज सो हैप्पी। आई वॉज रियली वेरी हैप्पी कि इतनी जल्दी। ऐसे बहुत सारे मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं। तो मतलब ये तो जैसे मैनिफेस्टेशन हीलिंग पे मैं भी बात करती हूँ, मेरे साथ मेरी ऑडियंस भी कनेक्ट कर पाएगी इस चीज़ को। तो ऐसे मेंटर्स को हम लोग ढूंढते हैं कि मतलब इनके पास बैठ करके पहले पूछा जाए कि भाई ऐसा क्या तुम मैनिफेस्ट करते हो, क्या मुझे टेक्निक बता दो। तो खैर वो टेक्निक आप 40 डेज के कोर्स में आप बताएंगे। 40 डेज के होपोनोपोनो में पहले हील हो जाओ, क्योंकि जब आप हील हो जाओगे ना उसके बाद मैनिफेस्टेशन ऐसे होगी। मेरा नेक्स्ट कोर्स आ रहा है 100 डेज ऑफ मैनिफेस्टेशन, वो आप ज़रूर करें। उसमें भी आप मैनिफेस्टेशन क्वीन बन जाएंगी, जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन उस तक पहुंचने के पहले हाँ 100% उसमें मिलेगा आपको, लेकिन प्रोसेस और फास्ट हो जाएगा अगर आप ये 40 डेज भी कर लें, क्योंकि इसमें आप पुराने जो आप ले करके बर्डन्स बैठी हुई हैं वो रिलीज कर देंगी, तो जो स्पीड होगी ना वो जेट प्लेन की तरह होगी। वंडरफुल। सो चॉइस इज योर्स। मैं तो वैसे भी जब आपके साथ बैठती हूँ ना तो मैं जेट की तरह ही हो जाती हूँ मेरी एनर्जी भी वैसी हो जाती है। और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ हमेशा बैठूँ, डिस्कस करती रहूँ कि मैम और क्या आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, और आपने क्या हीलिंग के बारे में नया कुछ सुना है, और आप इसको कैसे सिचुएशन को कैसे देखते हो। और मैं ऑफ कैमरा भी हम लोग कई बार डिस्कस भी करते हैं हर सिचुएशन को लेकर के। तो और ये बहुत प्यारी गिफ्ट है अगर आप लोगों को दे रहे हैं। और मैं ऐसा समझती हूँ क्योंकि एक होता है मैम, पता है क्या होता है,
जो मार्केट में है ना, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, इतने सारे लोग आ चुके हैं ना, लोग कंफ्यूज्ड हैं, लोगों को पता ही नहीं किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है। अगर मैं भी जाऊं करने के लिए कोर्स या फिर कहीं हीलिंग प्रोसेस में कहीं जुड़ना चाहूँगी, तो मैं भी बहुत सारे लोगों को पहले देखूंगी, समझूंगी कौन सा बेस्ट है, कौन सा नहीं है। और मैं अपनी ऑडियंस को भी कहना चाहूँगी, और ये जेन्युइनली, कि मेनका मैम बहुत अच्छी एक मेंटोर है। इसके साथ ही साथ ये लिटरली जो सिचुएशन होती है ना, उसको ये ऐसा फील करती हैं कि जैसी मेरी सिचुएशन हो, मतलब उनकी अपनी। और वो बहुत, क्योंकि मैंने भी इनसे बहुत सारे ऐसे सेशंस भी लिए हैं, मैं कनेक्ट इनके साथ पर्सनली भी बहुत कनेक्ट हूँ। और अब तो आप एक्सेस कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिशनर भी बन चुकी हो। बिल्कुल। तो मैं ये इसलिए बोलूँगी अपनी ऑडियंस को भी कि आप जो भी मेंटोर चुने, बहुत सोच समझ के चुने, क्योंकि आपकी एनर्जी जा रही है, आपके नो डाउट आपके पैसे भी जा रहे हैं, आपका टाइम भी जा रहा है। और आपको बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन मैं जेन्युइनली आप लोगों को ज़रूर बोलूँगी कि आप ये ज़रूर इनके साथ जुड़िए और एक्सपीरियंस अपना ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और क्योंकि मेरा पर्सनल भी खुद का अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ बहुत ज़बरदस्त रहा है, कि कुछ मैंने सवाल रखे हैं जो हमने पिछली वीडियो से अपने निकाले थे, तो उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। और मैं बात करती हूँ होओपोनोपोनो के लिए। किसी ने एक भेजा है कि उनको काफ़ी पैनिक अटैक्स आते हैं, एंग्जाइटी बार बार होती है, जैसे एग्ज़ाम के टाइम पर भी वो कई बार उनको अटैक्स आने लगते, एंग्जाइटी होने लगती, पेपर पास होगा नहीं होगा। कुछ अपने रिलेशनशिप को लेकर के भी, कि जो उन्होंने लिखा है, मैं एक साथ में आपको समझा देती हूँ कि रिलेशनशिप में भी कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी ने डांट दिया या किसी ने बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात कर दी, तो भी वो उसको एंग्जाइटी होने लगती है। ऐसे में भी क्या, जब पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, तो ऐसे में भी क्या होओपोनोपोनो ये प्रेयर काम आती है? बहुत ज़्यादा। कैसे? जो मैंने अभी आपको ऑस्ट्रेलिया वाला एग्जाम्पल बताया है, उन्हें भी ऐसे ही पैक्ट्स आते थे, पैनिक अटैक्स आते थे। और उनका रीज़न भी यही था कि जब वो कॉलेज में गई थी तो उनकी रैगिंग हुई थी, और वो देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन किसी ने शायद उनके बाइसिकल को जला दिया था या समथिंग। तो उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से, उस पैनिक अटैक की वजह से, वो पढ़ाई नहीं कर पाती थी, वो पढ़ ही नहीं पाती थी। उन्हें लगता था कि वो कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगी। तो जैसे अभी आपने बोला ना कि वो एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उनके जिनके साथ भी ये हो रहा है, 100% मुझे उनके साथ बैठ करके उनके पास्ट की स्टोरी को सुनना होगा कि उनके साथ लाइफ में कहाँ क्या हुआ था जिसका इम्पैक्ट आज भी वो लेकर के बैठे हैं। अगर हम ग्रेजुअली ये पहुँचते हैं पैनिक अटैक के बारे में कि मेरे साथ तो मैम इस लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ है, तब हमें IGT पे जाना पड़ता है। तब हम इंटरजेनरेशनल जाते हैं कि क्या पास्ट के जनरेशन में किसी के साथ कुछ हुआ था, वहाँ से भी अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो हमें जाना पड़ता है पास्ट लाइफ में। तो अब आप बोलेंगे कि मैम इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ। तभी मैं कहती हूँ कि अगर ये 40 डेज कोई कर रहे होते हैं तो ये इवेंचुअली वो सारे प्रोसेसेस से गुजर रहे होते हैं। वूम्ब हीलिंग, आपका पास्ट लाइफ हीलिंग, आपका ट्रोमा हीलिंग, सब उसमें है ऑलरेडी। प्लस सैटरडे संडे तो मैं आ ही रही हूँ। तो अगर आपके पास कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप सैटरडे संडे मुझसे पूछ लीजिए। मैं उस समय भी आपके उस पर्टिकुलर जो भी आपके साथ बीत रही है बातें, मैं उसके अनुसार आपको टेलर मेड कस्टमाइज्ड मेडिटेशन या आपके लिए पर्टिकुलरली आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस लेना चाहें, क्योंकि अभी आपने एक पर्सनल क्वेश्चन पूछा है, पर्सनल क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट में कभी नहीं दे सकता कोई। आपसे मुझे डिटेल में पूछना होगा कि आज आपने जो ट्रोमा के बारे में बोला कि मुझे एग्जाम के बारे में फोबिया है, जैसे एग्जाम आती मैं नर्वस हो जाती हूँ, एंग्जाइटी अटैक्स आने लगते हैं। तो ये अटैक्स आपके साथ हुए होंगे तभी तो आपने इस पैटर्न को स्टडी किया ना, कि ये चीज़ होती है तो मुझे एंग्जाइटी आ जाती है। तो एंग्जाइटी का जो जड़ है वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे आपके साथ बैठना होगा। अब लेकिन हर कोई कोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते, या हर किसी को इतनी, मतलब फैमिली की तरफ से इतना अलाउड नहीं होता कि भाई तुम जाकर के कोर्स करो या तुम ये सीखो, क्योंकि बहुत सारी बाउंडेशन होती है, हर कोई नहीं कर पाता है। तो भी फिर बंदा क्या करे? अग्रीड। ऐसे केस में आप सिंपल काम कर लीजिए, सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील कर लीजिए। ओके। क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्रा कॉन्फिडेंस का चक्र है,
इमोशंस का चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र नहीं, नॉट स्वादिष्ठान, सोलर प्लेक्सस इज मणिपुर चक्र। ओके, ठीक। तो मणिपुर चक्र आपका कॉन्फिडेंस का चक्र है, आपके गट का यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इमोशंस का बहुत सारा असर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है ना। आपको टेंशन होती है तो लूज मोशंस लग जाते हैं, आपको नर्वसनेस आती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। सो आपके इमोशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ता है। तो अगर एंजाइटी आपके बॉडी का एक पार्ट है तो उसका असर 100% आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ रहा होगा। ऐसे केस में आप अपना हाथ हल्का सा रब करें और आप मणिपुर चक्र के ऊपर अपना हाथ रखकर होपोनोपोनो रेगुलरली बोलना स्टार्ट करें। तो वो किसके प्रति होपोनोपोनो? कोई स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, उस समय आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना है। आप सिंपल ये प्रेयर बोलिए, आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, थैंक यू एंड आई लव यू। वो ऑटोमेटिकली जो आपके साउंड वाइब्रेशंस और आपके टच सेंसेशन से आपके मणिपुर चक्र में जो हीलिंग पहुंचनी होगी वो पहुंचना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिसके लिए आपने कहा कि वो कोर्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जैसे इन्होंने कहा ना कि इनके रिलेशनशिप में भी इनको ऐसी प्रॉब्लम आती है कि सामने वाला जो उनका जो पार्टनर है वो उनको जब चीखता चिल्लाता है तो भी इसको अटैक्स आते हैं। तो क्या ऐसे में होपोनोपोनो पार्टनर के लिए नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा, कहानी आपकी है, पार्टनर की नहीं है। दुनिया में जितनी चीज़ें भी बाहर हो रही हैं वो सिर्फ आपके बदलाव के लिए आपके सामने ये स्टोरी रची जा रही है। तो पार्टनर ना चिल्लाए के लिए भी बदलाव आपको ही करना है। कुछ तो है आपके अंदर जो उसे गलत लग रहा है तभी वो चिल्ला रही हैं। तो आप अंदर से जैसे ही वो चेंज कर लेंगे उसका चिल्लाना बंद हो जाएगा। तो वो चेंज होपोनोपोनो 100% हो जाएगा। मणिपुर चक्र को हील कर लीजिए होपोनोपोनो बोल करके। एंड होपोनोपोनो में जो लास्ट है ना, आई लव यू, ये सेल्फ लव है खुद के लिए। तो जैसे जैसे आप अवेयरनेस की तरफ बढ़ेंगी आपको अपनी खामियां भी दिखने लग जाएंगी। आपको अपनी कमियों पर जैसे आप वर्किंग करना स्टार्ट करेंगी डेफिनेटली आपकी वाइब्रेशंस रेज होने लग जाएंगी। और जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशंस रेज होने लग जाएगी आसपास का एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाएगा। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो 4 फेसेस हैं आप अपने पार्टनर के लिए साथ भी वैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई एम सॉरी, अगर मैंने कोई गलती की है, आई फॉरगिव यू कि तुम्हारी तरफ से कोई गलती हुई है तो मैं फॉरगिव कर रही हूँ, आई लव यू एंड थैंक यू। मेरे फर्स्ट डे में एक मेरी स्टूडेंट थी, पार्टिसिपेंट थी, उन्होंने होपोनोपोनो का कोर्स मतलब ज्वाइन ही किया था अभी, मतलब फर्स्ट डे था। उन्होंने कहा मैम मेरे भाई से आज ही मेरी लड़ाई हो गई थी और मैंने तो कोर्स स्टार्ट ही किया था तो मैंने बहुत डिटेल में नहीं समझा, बस मैंने बोलना शुरू कर दिया, भाई आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, थैंक यू, आई लव यू, भाई आई एम सॉरी। और शाम को मेरा भाई आ गया मेरे पास पिज़्ज़ा लेकर। मैंने कहा वाओ, सो इट वर्क्स। फिर उसके बाद मेरे पास और एक कॉल आई कि किसी के हाथों में सब्जी काटते समय चाकू से ये पूरा हाथ ही कट गया था। कह रही मैम बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। तो मैंने बस अपने हाथ को ऐसे रब करना स्टार्ट किया, आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, थैंक यू एंड आई लव यू। और वो एक्सपेरिमेंट कर रही थी। आप ये चीज़ें सब मत कीजिए वो जस्ट एडवेंचरस एक्सपेरिमेंट। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला था कि आप बैंडेड मत लगाइए, आप कुछ मत कीजिए, बट इट वर्कड। तो मिरेकल्स कैन हैपन एनी टाइम। उन्होंने इसको पकड़ के बोलना स्टार्ट कर दिया, आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, बोलती मैम मेरी ब्लीडिंग रुक गई। इट वर्कड। एनीथिंग इज अ पॉसिबिलिटी, व्हाट एल्स इज पॉसिबल। लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस, एवरीथिंग इज अ पॉसिबिलिटी। इसको यूज कर सकते हैं। और घुटनों में दर्द जिन को है, मैं कहती हूँ आप अपने हैंड्स को रब करके घुटने के ऊपर हाथ रखकर धीरे धीरे घुटनों को प्यार देना स्टार्ट कीजिए। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं कहती हूँ 100% चेंज हो जाता है। मैं कई बार ये काम करती हूँ कि मुझे चश्मा लगाना पसंद नहीं है तो मैं अपनी आँखों को बहुत प्यार देती हूँ और मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने बहुत स्ट्रेस दिया तुम्हें, सारे दिन फ़ोन पे लगी रहती हूँ, लैपटॉप पर लगी रहती हूँ, मुझे माफ़ कर दो मगर मैं क्या करूँ, काम है, तुम प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मेरा साथ देना। मैं हमेशा अपनी आँखों को प्यार देती हूँ। अपनी बॉडी को प्यार देना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, क्योंकि इस पूरी ज़िंदगी में जो तुम्हारा हम सफ़र है वो तुम खुद हो। तो अगर तुमने अपने आप को प्यार कर लिया तो ये जीवन में जितने इंसान आपसे मिलेंगे वो आपसे बहुत प्यार करेंगे।
तो होपोनोपोनो का जो मंत्र है वो है प्यार. इट्स लव, लव एंड लव. और ये लव की बात एक और आगे, जैसे बहुत सारे लोग ना, जब सोसाइटी उनको एक लेबल देती है तो वो खुद से हेट करना शुरू कर देते हैं. जहाँ वो खुद से हेट करते हैं तो वो है ना अपने सेल्फ डाउट को बहुत हाई कर लेते हैं. पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मैं इतने कैपेबल हूँ भी या नहीं हूँ. तो ऐसे में ये टेक्निक क्या उनकी सेल्फ लव को हाई कर सकती है? कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है. अगर आप आई एम सॉरी प्लीज़, आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप चारों लाइंस बोलें. ठीक है, ठीक है. लास्ट की जो लाइन है ना, आई लव यू, आप जब आपको कोई लेबल दे दे कि तुम बहुत लेजी हो, ठीक है, और आप चाहते हैं कि वो लेबल आपसे हट जाए. एक होता है कि एक इंसान, जैसे हमने उस दिन एक्सेस में पढ़ा बॉयज़, तो वो तो आप चेंज ही नहीं हो सकते, चेंज करना ही नहीं चाहते. तो वो तो कट करना पड़ता है. यहाँ पर अगर कोई चाहता है कि वो लेबल आपसे हट जाए तो आप प्यार करना स्टार्ट कर दीजिए. और जो इंसान आपको लगातार लेबल कर रहा है, आप उसको भी बोलिए आई लव यू. तुम इसी चीज़ को लेकर के मुझे बार बार लेबल कर रहे हो, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये लेबलिंग मैं हटा के रहूँगी. कोई आपको किसी भी चीज़ के लिए लेबलिंग कर रहा है ना, एनीथिंग, आप कोई भी एक लेबल ले लो, ये है, आप देखेंगे उस इंसान का बहुत ज़्यादा फोकस उस वर्ड पे चला जाता है और वो उस वर्ड पे बहुत ज़्यादा काम करने लगता है. सो एवरीथिंग इज़ अ ब्लिस. हर चीज़ आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है अगर आप उसमें नेगेटिविज्म ना ढूंढो. तो जब कोई बुरा करे आप पे, तो आप ना सिर्फ ये दुनिया, व्हाट एल्स इज पॉसिबल, ये जो हो रहा है इससे क्या कुछ हो सकता है. जब खुद से सवाल, ऑलवेज बी इन क्वेश्चन, नेवर बी इन आंसर. जब आपके साथ कुछ भी हो तो बोले ये जो हो रहा है इससे क्या कुछ हो सकता है, क्या बेटर हो सकता है. जब आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा इससे ये बेटर हो सकता है. अभी जैसे मैंने आपको ऑफ द कैमरा वो गांधी जी वाला इंसिडेंट बताया कि कोई उन पर बार बार थूक रहा था. वो गंगा तट से नहा कर आते, कोई उन पर थूकता. अब वो अगर इस लेवल पे कि अरे मैं तो बेकार इंसान हूँ, कोई मुझ पर बार बार थूक रहा है, अगर वो हताश होकर बैठ जाते तो आज वो गांधी जी बनते, जिनकी शक्ल आज नोटों पर है और आप उनकी पूजा कर रहे होते हैं, लक्ष्मी जी की, है ना, माँ लक्ष्मी की नहीं, आप गांधी जी की पूजा कर रहे हैं एवरीडे. आप समझ रहे हैं. तो उस लेवल पर जाने के लिए वो क्या करते थे, कोई उन पर थूकता था, वो जाके गंगा नदी में फिर से स्नान करके आते. सुबह से शाम हो गई, गांधी जी से उसने पूछा, मैं थूकता थूकता थक गया, तुम नहाते नहाते नहीं थके? तो उसने क्या किया, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा कि तुम्हारी थूक की वजह से मैं इतनी बार सुबह से शाम तक माँ गंगा की डुबकी ले सका. तो हर कटाक्ष शब्द में आपके लिए ही आगे बढ़ने का मंत्र छुपा होता है. तो हर नेगेटिव में भी पॉजिटिव को ढूंढ निकालना ही आपके चेतन अवस्था की चेतन की अवस्था है. यानी आप कितने कॉन्शियस हैं ये बताता है. अगर कोई नेगेटिव चीज़ आप पर आ रही है कि आप उसमें से पॉजिटिव कैसे निकाल लेते हैं. ये भी हर कोई नहीं कर पाता. जो अवेयर रहता है अपनी चीज़ों के लिए, जिसको ये पता होता है कि मुझे एनर्जी यहाँ नहीं देनी है, मुझे क्या बेटर करना है, अपने आप को हर दिन कैसे अपग्रेड करना है, ये वही ही इंसान कर सकता है. जिसने ये ठान लिया कि मुझे किसी के भी लेवल की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई भी आकर के नया खड़ा होकर के मुझे कोई ये नहीं कह सकते कि तुम ये नहीं कर सकते, मैं बिल्कुल कर सकती. नहीं, ये नहीं बोलिए कि मुझे कोई कह ही नहीं सकता. कहने वालों को आप नहीं रोक पाएंगे. हाँ, लेकिन ये खुद को हमें बोलना पड़ेगा कि भाई मैं इतनी वर्थ इट हूँ कि मतलब अगर मुझे कोई कहेगा तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी, ना मैं सुनूंगी, मैं अपना बेस्ट. देखिए, सारे आपके मन के अनुसार आपको कमेंट्स नहीं देंगे. बहुत सारे लोग अलग अलग स्पेसेस में हैं. कोई थोड़ा 5th स्टैंडर्ड में है, कोई नर्सरी में है, किसी ने ग्रेजुएशन कर ली. सबके अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं. तो आपको कौन क्या बोल रहा है आप उसे नहीं रोकेंगी, ना उसे जज करेंगी. आपका काम सिर्फ अपने चेतन अवस्था को जगाना है, अपने अवेयरनेस को, अपने में अवेयरनेस लानी, आपको कॉन्शियस स्टेट पर आना है. उसके लिए जब कभी भी आपको कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट्स कर दे, आपने लिखना है इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, थैंक यू एंड आई लव यू.
आई लव यू तो नहीं बोल सकती, उल्टा पड़ जाएगा मेरे ऊपर। मन में बोल दूँगी, लिखना ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, और बहुत अच्छा लगा, और आपसे तो हर बार बात करके बहुत अच्छा लगता है। एंड आप जो कर रहे हैं लोगों के लिए भी, और ये एक्चुअल में लोगों की बहुत ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम पे। और मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूँगी, खुश रहो यार, मस्त रहो। और एक लास्ट में वही बात बोलूँगी जो अभी तक मैंने मैम के साथ सीखी और समझी है, लाइफ में कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी, वो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि सिचुएशन बाहर से आ रही है। आपके हाथ में है अपने आप को संभालना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। और प्रोटेक्ट भी आप तभी कर पाएंगे जब आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव होगा। नेगेटिव माइंडसेट से आप कभी भी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, या आप समझ लीजिए। अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के लिए आपको अपनी चेतना के साथ जुड़ना पड़ेगा, उस हायर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी की पावर आपने अपने अंदर नहीं लाई, मैं आपको बोल देती हूँ, पॉजिटिव माइंडसेट आप 24 घंटे या हर सिचुएशन के साथ आप नहीं बना पाएंगे। ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ में लेकर आइए। जैसे कि हम लोग हमेशा कहते हैं आप चैंटिंग कर सकते हैं, आप रात को सोने से पहले अपने आप के साथ थोड़ी देर बात कीजिए, सेल्फ टॉक कीजिए। रात को सोने से पहले 2 मिनट का मेडिटेशन कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए। ये चीज़ें आपकी लाइफ को बहुत सॉर्ट कर देती है। मैं उम्मीद करूँगी कि इस पॉडकास्ट से आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, और क्या कुछ सीखा है, सबसे अच्छी पॉइंट आपको क्या लगे, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।